वो कई सारे राज भी खोलने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी से लेकर कोहली, रोहित शर्मा, ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, क्या मैच फिक्सिंग होती है, नहीं होती है। हमारे साथ अनिल चौधरी जी मौजूद है। नहीं जी, लट गाड़ रखा है, बिल्कुल मौज आ रही है। रणजी की अंपायरिंग कर रहे हैं। उस समय अंपायर को कितना पैसा मिलता था? तब बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे को ध्यान है जब मैं बीसीसीआई का पहला मैच किया तो 2000 रुपए थे। तो आज की डेट में जो अंपायर्स अंपायरिंग कर रहे हैं रणजी मैचेस, उनको कितना पैसा मिलता है? 40,000। और आईपीएल में एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं अंपायर को? आपके पूरे पैसे आ गए, आपको बारिश या मैच ना होने से, जल्दी खत्म होने से कोई लेना देना नहीं। इसलिए बहुत सारे अंपायर चक्कर में थे कि जल्दी खत्म हो गई। कोई कैच छोड़ दे, दुख होता है कैच को छोड़ दिया यार। जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेपो किड हैं, जय शाह जो है वो उन्होंने किया ही किया है। इतने सारे दफ्तर है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। सबने मैच देखना होता है फ्री में। मतलब आप अगर किसी मैच में अभी दे दो और अगले में ना दो तो वो पानी बंद, फलाना बंद, बहुत मुश्किल है मैच कराना। यू नीड सच पीपल, नहीं तो आपके ये सरकारी लोग छोड़ते नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, जो अपनी जो बस रहने दो, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। साई सुदर्शन का बैट जो है वो हाथ से छूट के विकेट पे गिर गया था, तो आपने कहा कि वो तो आउट ही नहीं था। आपने पूरा उसका नियम भी समझाया, लेकिन वो भाई साहब अगले मैच में फिर वैसे ही आउट हो गए और आउट भी दे दिए गए। तो आपने भी गलत वाली देखी इसका मतलब। क्या वैभव सूर्यवंशी का कोई तोड़ आपको दिखता है? तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी टेस्ट के लिए तैयार है, या टेस्ट में भी इतना सक्सेसफुल हो पाए? ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, आधे लोग तो आगे खड़े होते हैं टेस्ट में। उसमें हुआ क्या था विराट गौतम वाले में, जो दर्शकों को नहीं पता, बाकी तो वीडियो में देखा ही। मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ के अंपायर ने नो बॉल दे दी, वो थी अंदर, तो मैं ऐसे कराने आया कि यार बीच में बताना, आज इसको तो मैं देख लूंगा आज। मैंने ये क्या बात हुई यार। मेरे को एक बार ध्यान है, आपने शुरू कर दी तो बता देता हूँ। मुझे बिशन पाजी का सुबह से फोन आया एक बार, बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले। तो मेरे पास नंबर था, मैंने कहा सर का फोन क्यों आ गया? तो कह रहा यार वो नंबर दियो विराट का। तो हम लोग बसते थे कि अश्विन है भाई, उतना ही बताओ जितना जरूरी है, फिर निकल जाओ। तो मलिक मेरे पास आए, जो शोएब मलिक है। कह आप कहाँ के हो? दिल्ली के। कहते तभी। ऐसा क्या हुआ? कह रहा है वो अपील कर रहा है, वैसे कर रहे हो। कह रहा देख भी नहीं रहे उसको। ये पीछे से बाबा राय निकल के मिड ऑफ से कि सर मैं तो यहाँ हूँ, बिना कप्तान के। हाँ, कैप्टन के बिना नहीं ले सकते आप। तो मैंने बोला वापस ले लूं। आपके फेवरेट कौन है, धोनी, कोहली या रोहित शर्मा? मरवा दे। 2-3 प्लेयर जिनको एज अ अंपायर भी देखने में मजा आता है कि यार क्या बैटिंग देख रहा हूँ। रोहित शर्मा बैटिंग करता है तो कोई आसपास नहीं। बैट्समैन के लिए तो बहुत कम समय होता है, रिएक्शन टाइम हमको पता है। अंपायर के लिए रिएक्शन टाइम, नो बॉल भी देखना है, एलबीडब्ल्यू भी देखना है, लाइन में पड़ी है कि नहीं, इंपैक्ट जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है या नहीं, ये सब कितना मुश्किल है। आपको ना उसको भी अपनी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। क्या प्लेयर्स अंपायर को भी स्लेज करते हैं? सबसे ज्यादा नकली अपील कौन करता है? राशिद बहुत करता है। कभी आपको मैच फिक्सिंग के लिए किसी ने अप्रोच किया? नमस्कार, हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। आज का टॉप एंगल बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम यूजुअली पॉलिटिक्स के पेज पर जो है वो चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार हम क्रिकेट की पिच की तरफ जा रहे हैं। और टॉप एंगल में हमारे साथ वो मेहमान हैं जो इस देश के सबसे अनुभवी अंपायर्स में से एक, सबसे नोन अंपायर्स में से एक, लेकिन आज वो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, वो कई सारे राज भी खोलने वाले हैं। सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी से लेकर कोहली, रोहित शर्मा, ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, क्या मैच फिक्सिंग होती है, नहीं होती है। इसके अलावा क्रिकेटर्स की जो जिंदगी आप देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है, से लेकर क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें आज हम टॉप एंगल में उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी आवाज़ सुन के बस मेरे को अच्छा लगता है, आप जो तरीके से बोलते हैं ना, मेरे को भी कमेंट्री करनी होती है आजकल। तो मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ रुक रहे थे, कैसे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं सर, और आपसे बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक था, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा नहीं है। आपने टेस्ट, T20, वनडे सब में अंपायरिंग कर ली। आईपीएल में आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने वाले अंपायर्स में से एक हैं, दो हैं, एक और रवि साहब हैं, वो हैं, और आप हैं। 250 के करीब आपकी। मेरे सब मिला के 226 हैं, सबसे ज़्यादा ही हैं। वो तो उनसे भी ज़्यादा है। उसके बाद मैंने देखा कि आप जो है कमेंट्री भी कर रहे हैं हरियाणवी। आप जो है अभी कोई म्यूज़िक वीडियो भी आपने कर लिया है उसमें, तो आपने भी कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है आपको? सारे काम अलग अलग हैं अपने, लेकिन मुझे कमेंट्री में आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूँ जो मैंने देखी हैं, और गेम का मैं वो एंगल बताने की कोशिश करता हूँ जो बाकी शायद मिसिंग है। प्लेयर आपस में क्या बात कर रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं, ये प्लेयर का बिहेवियर और 2 ओवर के बाद क्या हो सकता है,
कौन पिच पे कहाँ है, रीज़न क्या है, कौन पहले बैटिंग कर रहा है, तो वो सब चीज़ें, किस ग्राउंड की क्या खासियत है, क्योंकि मैंने सारे ग्राउंड देखे हैं। मैं तो बहुत सारे क्यूरेटर्स के बच्चों के नाम भी जानता हूँ। नहीं, लेकिन हरियाणवी में कुछ बोल के बताएंगे जो आप कमेंट्री में नहीं करते लट गाट रखा है, बिल्कुल मौज आ रही है। और लोग बाग बहुत पसंद कर रहे हैं हरियाणा को, और हरियाणा में नहीं, वेस्टर्न यूपी में और बहुत दूर तक। अब तो आंध्रा से भी मैसेज आते हैं जी, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। बिल्कुल अपनी भाषा में लोगों को थोड़ा मज़ा आता है, और बहुत ह्यूमर है इस लैंग्वेज में ना। मतलब नॉर्मल बातचीत में भी, मतलब मुच्छा में के ब्रेक लग रहे हैं, वो टाइप की बात चलती है। नहीं, लट तो आपने गाड़ रखा है सर, जिस तरह से आपने अंपायरिंग की है। लेकिन अब थोड़ा क्रिकेट को जब हम समझते हैं, देखिए क्रिकेटर्स जो है वो बात करते हैं, समझ में आता है उन्होंने वहाँ पर खेला, सब कुछ किया, लेकिन एक अंपायर की ज़िंदगी कैसी होती है? आपके लिए कितना प्रेशर होता है जब अंपायर कोई मैच को अंपायरिंग करने जा रहा है? प्लेयर्स का अपना तनाव है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लेयर ज़्यादा तनाव में। अंपायर पे भी प्रेशर होता है अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो? कोई भी बड़ा मैच होता है तो अंपायर तैयारी करते हैं उसी हिसाब से। और अंपायरिंग का मैं बता दूं, हम लोग बड़े लोनर होते हैं, क्योंकि प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं, बात भी करते हैं। अंपायर लोग 4-5 ही होते हैं, और उनमें भी आपको फोकस भी करना है, तो लोनर होते हैं हम लोग काफ़ी। हमारा होटल, हमारा टीवी और हम ज़्यादा किसी से मिलते नहीं, क्योंकि हम लोग का अलग फील्ड है। हम लोग का परसेप्शन भी ऐसा है कि हम ज़्यादा बात ना करें, पता नहीं क्यों है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी तो एक अलग चीज़ है ना, उसका लोगों से मिलना और बात करने से क्या लेना देना। वो तो जो बदमाश है वो बिना मिले भी कर लेगा जो करना है। ये बड़ा ख़राब परसेप्शन है अंपायर्स का। अंपायर को लोग प्लेयर की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? क्योंकि हम लोग भी गेम के कस्टोडियन हैं। अगर हम लोग ट्रस्ट और इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर इस फील्ड में हुई क्यों? तो वो एक्चुअली मुझे लगता है वो वैसे ही होता होगा जैसे जजेस जो होते हैं जुडिशरी में, वो ज़्यादा बहुत मिलते जुलते नहीं है, सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाते, ताकि कल को कोई सवाल ना उठा दे कि अरे सेटिंग हो रखी होगी। आई थिंक वही परसेप्शन वाली वही बात होगा है। कि कल को आप पता चला कि 4 प्लेयर के साथ पार्टी कर रहे हैं और फिर उसको नॉट आउट दिया, तो कहेंगे देखो ये पार्टी का नतीजा है। नहीं, पार्टी की तो बात नहीं कर रहा, बट नॉर्मल बात करना, यू कैन टॉक एनीथिंग अदर देन गेम ऑल्सो ना। सबके परिवार हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं, उस तरह की बातें करना। और क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैच के अलावा होती हैं, वो बात कर सकते हैं आप। गेम ग्रो करे, क्या चीज़ें हैं। कई बार बहुत सारे प्लेयर पूछ लेते हैं कि सर हमारा ओवर रेट कम रहता है, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में उनको बता दें कि भैया जब चेंज ओवर करते हैं 2 ओवर के बीच में, तब टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, उसमें कहाँ मतलब क्या फेवर है? यू आर हेल्पिंग द गेम, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट विद एवरीवन। ये खास बात है। प्लेयर्स लेकिन अंपायर को लेते कैसे हैं? मान लीजिए आपने किसी को आउट दे दिया, तो अगली बार ऐसा होता है कि आप होटल में ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे और वो उठ के वहाँ से चला गया कि मैं इसके साथ बैठूंगा भी नहीं? देखिए, अगर आप ठीक अंपायर हैं ओवरऑल, क्योंकि अंपायर एक मैच में ख़राब और ठीक नहीं होता, तो प्लेयर लोग उसको ज़्यादा माइंड नहीं करते। स्माइल देंगे, सर कल टाइट कर दिया काम। लेकिन फिर 2 मैच के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंपायर किस लेवल का है। और 2 तरह की मिस्टेक होती हैं। एक तो होता है इग्नोरेंस, आप फोकस ही नहीं कर रहे। एक होता है ह्यूमन एरर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत है, डिविएशन खास है नहीं, प्लेयरों को भी ठीक से पता नहीं है, और वो अल्ट्रा एज में आउट नॉट आउट कुछ आ गया, तो वो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। नहीं, और आज की डेट में अंपायर के पास भी ये स्कोप नहीं है कि वो जानबूझ के गलती करें, क्योंकि इतने रिप्लेज हैं, इतने एंगल्स हैं। अगर आप किसी को जानबूझ के टारगेट करेंगे तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, पब्लिक समझ जाएगी कि ये ठीक अंपायर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी गेम में आ गई है, विच इज़ गुड फॉर द गेम। आप देखो ना, इतने स्टेक होल्डर्स हैं, इतना इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, नॉट ओनली मनी, इतना प्राइड और ये सब रहता है इंटरनेशनल मैचेस में, आईपीएल मैचेस में। तो मैं आई थिंक हर अंपायर मुझे लगता है न्यूट्रल होता है, और हर आदमी अपनी प्राइड के लिए काम करता है, मेरा ये मानना है। तो अनिल सर, आप इसमें अंपायरिंग में आए कैसे? मतलब ये इतना कोई सिंपल प्रोफेशन तो है नहीं, या बहुत कॉमन भी नहीं है कि लोग आ जाएं। आपके फैमिली में आप बता रहे हैं ज़्यादातर लोग या तो किसानी में हैं या वो टीचिंग में हैं। आपने कैसे कहा कि नहीं मैं जाके आउट ही करूँगा? मेरे को ध्यान है, मैं क्रिकेट खेलता था, लेट शुरू किया मैंने, और अंपायर के तो हम मजाक उड़ाते थे। अब उनकी क्या जोकर खड़ा हुआ पूरे दिन खड़ा, मुझे थोड़ी पता था यही बनना है मैंने एक दिन। क्योंकि वो मेरे क्लब में कोई थे, प्रदीप गुप्ता एक, उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा, मैं गया और मुझे पैसे मिले। मैं तो पैसे भी उनको देने लगा, कहते नहीं तुम्हारे हैं। कितने मिले थे? कुछ 100-150 होंगे उन ये दिनों। कब की बात है? 90 की बात होगी, 90 के आसपास। तो पिक्चर का काम हो गया मेरा। पापा का स्कूटर था, उसमें तेल डलवाने का पंगा रहता था, वो काम खत्म हो गया, बस मेरे को पैसे नहीं मांगने। तो आई थिंक हर काम में ना, मेरा ही मानना है, लोग झूठ बोलते हैं, पैशन ही है वो, मॉनिटरी एंगल हमेशा रहता है, खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए। पैसे मिलने लगे, घर पे पैसे नहीं मांगने, पिक्चर आराम से देखो, दोस्तों को भी दिखाओ, अच्छे जूते खरीदो, और वो जो होती है ना उस टाइम, जो उस एज में चीज़ें होती हैं, 24 साल के आसपास, तो मैंने कहा ये काम ठीक है। तो फिर वहाँ से आपने इसको सोचा, कब ये सोचा कि इसको करियर बना सकते हैं? क्या हुआ कि विदेश भी टीमें जाती थी, तो मैं एज ए क्रिकेटर जाता था, वहाँ भी कुछ अंपायर का चक्कर पड़ा, वहाँ पे मेरे को पैसे मिलने लगे।
और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा वहाँ पे। फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो एजुकेशन ठीक थी, तो मैंने एग्ज़ाम पास किया 98 में, और बस शुरू हो गया। और ट्रैवल बहुत करने को मिला, मतलब वो जगह जो मैं नहीं देख सकता था, इतना ट्रैवल। तब सीनियर अंपायर होते थे रिटायर्ड डॉक्टर रामबाबू गुप्ता, अंपायरिंग नहीं करते थे, बट वो हम लोगों को ध्यान रखते थे कि कौन कहाँ जाए। वो जो ट्रैवल था ना, आई थिंक वो ट्रैवल से भी मुझे मज़ा आने लगा। जगह जगह जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फ्रीडम है जब आप बाहर जाते हो, एंड आप वो काम कर रहे हो जो पसंद है। आप खेल में ही रहते थे अंदर। मैं ऐसे ऐसे प्लेयरों से मिलता था जो मतलब हम लोग को तब खेलते थे तो बहुत बड़े नाम होते थे मेरे हिसाब से, और वो सर कह के बात करें, मैंने ये ठीक है, इसकी तो फोटो देखते थे, सर कह रहा है। सो वो जो एक होता है ना, जो रिकग्निशन जो मिली गेम में, आई थिंक वो मेरे को ऑल आगे ले गई। और ऑफ कोर्स पैसे तो थे ही। तो लोगों ने, मतलब स्पेशली घर वालों ने नहीं कहा कि भाई क्रिकेटर बन के क्या भविष्य होगा, यही नहीं समझ में आता था उस दौर में, आपका चले अंपायर बनने? मैं आपको बताऊं जी, तब ये वो टाइम है जब सब लोगों को इंजीनियर और डॉक्टर बनना था। हाँ बिल्कुल। मेरे जितने रिश्तेदार, जितने मेरे फादर के जाने वाले टीचर कहते, मास्टर जी कहाँ लगा दिया छोरा है, सुबह ही बैग लेके निकलता, अच्छा भला इसकी जॉब होनी चाहिए बढ़िया कोई। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू देने गया सरकारी नौकरी का, मैं गया ही नहीं। मैं मैच में भाग गया सेल ट्रॉफी के मोहन मिकिंस में, और मैच करके आ गया, और बहुत दिनों बाद फादर को बोला कि मैं दिया ही नहीं वो। नहीं तो मेरे से पूछ रहे हो क्या हुआ, इस इंटरव्यू का क्या हुआ, मैं गया ही नहीं। तो उस दौर में जब आप अंपायरिंग करते थे, उसमें उस समय में मान लीजिए आप रणजी की अंपायरिंग कर रहे हैं, उस समय अंपायर को कितना पैसा मिलता था? तब बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे को ध्यान है जब मैं BCCI का पहला मैच किया तो 2000 रुपये थे एक मैच का? बस, प्लस आपको कुछ अलाउंसेस मिलते थे, ट्रैवल का सेकेंड AC मिलता था, होटल्स आपने आई थिंक पैसे मिलते थे, तो वो सब तो आज की डेट में जो अंपायर्स अंपायरिंग कर रहे हैं रणजी मैचेस, उनको कितना पैसा मिलता 40,000 एक मैच का? नॉट ओनली रणजी ट्रॉफी, एनी गेम, एनी गेम? इवन अंडर 15, अच्छा, एंड होटल्स ऑलमोस्ट 5 स्टार। ये कब से हुआ है चेंज? 10 साल तो हो गए जी, 10-12 साल। साल। IPL से थोड़ा पहले हो गया था शुरू। और अगर आप अंपायर का जो BCCI ध्यान रखता है, अगर आप देख लें तो आप मतलब ताजुब कर जाएं, किसी गेम में हो भी नहीं सकता ऐसा। जैसे क्या दे क्या? ऑल आर फ्लाइंग, दे आर स्टेइंग 5 स्टार, दे आर गेटिंग गुड DA, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका पिकअप एंड ड्रॉप जो एयरपोर्ट से होटल होता है, उनका लिएजन ऑफिसर, उनका पानी, उनका खाना टॉप वो क्लास, मतलब जैसे प्लेयर्स का होता है उस तरह से? एट पार। एट पार। यस। और IPL में एक मैच के कितने पैसे मिलते हैं अंपायर को? अभी $4,000 है। $4,000? जी, अगर आप प्ले ऑफ करते हैं तो $6,000 है, फाइनल करते हैं तो $8,000 है, अच्छा। प्लस DA मेरे को लग रहा है 6,000 के आसपास। तो $8,000, और अगर हम 90 का भी हिसाब पकड़ें तो मतलब 7 लाख रुपए के आसपास जो है, 7-8 लाख रुपए आप एक IPL मैच में कमा रहे हैं अगर आप फाइनल पे एवरेज अंपायर जो IPL कर रहा है, मतलब मैं तो 1 साल पहले ही बंद किया, तो 45-50 की रेंज में रहते थे हम लोग। 45-50 लाख एक IPL में जी हाँ, कमाते जी हैं? हाँ, जी हाँ। क्या बात है, बहुत बड़ा। प्लस अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हो, लीडिंग अंपायर है इंडिया के, वो अलग से 20-25 हज़ार है, 20-25 लाख है साल का। तो यू आर डूइंग वेल। आप किसी बड़ी कंपनी का जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं लोग, वही, और आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, रिकग्निशन है, मतलब आपको ऐसे ऐसे लोग आके मिलते हैं जो आप नहीं मिल सकते नॉर्मल पे, सही बात। विच इज़ ए मैटर ऑफ। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप कोई भी काम करें, अगर आप मॉनिटरली थोड़ा सेफ जोन में हैं तो फिर उसमें आपको आनंद भी आता है, और घर वाले भी सेफ हैं, आपको पता है कि भाई बच्चे की फीस कैसे जाएगी या EMI कैसे जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप मैदान में खड़े होकर वहाँ जो है वो LBW देखेंगे कि अपना सोचेंगे कि मैं जो है आउट ना हो जाऊँ बैंक के रिकॉर्ड्स में, तो वो चीज़ बड़ा तनाव मुक्त होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, अच्छे पैसे मिलते हैं, हर आदमी इंश्योर्ड है, मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है, और आपके कोर्सेज हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आई थिंक BCCI का जो सेटअप है, आप डोमेस्टिक का ही लगा लीजिए, वो ऐसा है कि किसी इंटरनेशनल टीम्स के उनके वहाँ पे भी नहीं होता। मैंने बाहर भी एम्पायरिंग की है, गिन के बोतल देते हैं पानी की। अच्छा। हमारे तो इतना पानी मिलता है कि आप नहा लीजिए पीने की बजाय। जी। और ये ICC के जो इवेंट्स होते हैं, टेस्ट मैचेस और ODIs, उसमें कितना पैसा मिलता है? वो 2 लाख के आसपास है T20 का। एक मैच का? हाँ, आप टीवी करें या ऑन फील्ड, वो सेम पैसे होते हैं। टीवी ऑन फील्ड के सेम होते हैं, और इंटरनेशनल में तो 4th के भी सेम ही होते हैं। सो गुड मनी उसमें, कोई और वो टेस्ट मैच में 8 लाख है एक टेस्ट मैच का? जी हाँ। और अगर टेस्ट मैच पहले खत्म हो जाए? उससे मतलब नहीं है। खास बात ये है, हमारे सभी मैचेस में आप गए और मैच नहीं हुआ, आपके पैसे पूरे हैं। बारिश हो गई, कुछ मतलब वॉश ऑफ हो गया, कोई फर्क नहीं, आप कुछ भी आपके अकाउंट में 8 लाख आ रहे हैं। आपके पूरे पैसे आ गए। आपको बारिश या मैच ना होने से, जल्दी खत्म होने से कोई लेने देने नहीं। इसलिए बहुत सारे एम्पायर चक्कर में थे कि जल्दी खत्म हो गई, कोई कैच छोड़ दे, तू होता कैच को छोड़ दिया यार। हाँ भाई, मैं 2 दिन में खत्म हो गया। जैसे पहले एक दौर था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो 2-2 दिन में मैच खत्म हो जाते थे, तो फिर 8 लाख भी आ गए, और 3 दिन आप जो है वो घूमो फिरो मस्ती करो। अभी तो आपके ज्यादातर टेस्ट में 3.5 दिन वाले ही हैं, आप कहीं भी देख लीजिए।
सही बात है। क्योंकि पता नहीं रेड बॉल से क्या हुआ लोगों की बैटिंग स्किल को वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया। और ओडीआई रह गया, ओडीआई में कितना पैसा मिलता है? 2 लाख ही है, बराबर ही है, T20 और ODI बराबर ही है। हाँ। पहले शायद अलग अलग कंट्री का अलग होता था, मतलब एक हालत थी कि जितना मेरा डीए था इतना तो कुछ कंट्री के एम्पायरों की मैच फीस थी। अच्छा। तो ये इतना फर्क था, अब शायद वो बराबर किया है ICC ने। हाँ। वो फर्क कम कर दिया है। और इवेंट्स जो होते हैं अलग से, टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, उसकी अलग से मैच फीस होती है। तो ये बीसीसीआई में ये जो चेंजेस आए हैं उसमें जय शाह का क्या रोल है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेपो किड हैं, जय शाह जो है वो उन्होंने किया ही किया है। आप चूंकि उस चीज़ को देख रहे हैं, आपके हिसाब से जय शाह ने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को बदला है, नहीं बदला है? आप देखिए, आपके मीडिया राइट्स मैक्सिमम पैसों में गए हैं, आपकी वुमेन क्रिकेट देखिए कहाँ चली गई। BCCI का दबदबा हो गया ICC में वर्ल्ड क्रिकेट में, विच इज़ ऑन पॉजिटिव साइड। और आपके कितनी चीज़ें हैं जो पहले से बढ़ गई हैं, सारी टीमें आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल गया जी, बेंगलोर में कितना बड़ा है। ये जय शाह के बाद हुआ है? हाँ सब। और मैंने तो कभी उनको अभी लूज टॉक करते देखा नहीं, मैं कभी मिला भी हूँ, मैंने कभी उनको कोई ऐसी बात कहते देखा नहीं। और रही बात, मैं समझ गया नेता हैं इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसी फैमिली से आते हैं, तो पहले भी तो लोग थे ना, शरद पवार जी थे, सालवे जी थे, सीनियर सिंधिया जी थे, और उन लोगों ने भी अच्छा काम किया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट ना एक ऐसा, आप एक मैच कराइए, मैं कहता हूँ DDC में ही कराइए, मैं पहले कमेटी में होता था, इतनी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है ना। ये जो इतने सारे दफ्तर हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सब ने मैच देखना होता है फ्री में। मतलब आप अगर किसी मैच में अभी दे दो और अगले में ना दो तो वो पानी बंद, फलाना बंद, बहुत मुश्किल है मैच कराना। यू नीड सच पीपल, नहीं तो आपके ये सरकारी लोग छोड़ते नहीं हैं। मैं कहना नहीं चाहता, जो अपनी जो, बस रहने दो, मेरे पीछे पड़ जाएंगे जो वो जान लेते हैं ना जी। तो यू नीड बी पावरफुल पीपल इन सिस्टम, नहीं तो नहीं होगा। ये सच है, कोई बोले ना बोले। लेकिन आपने तो बहुतों का दौर देखा, जैसे शरद पवार भी देख लिया आपने, जय शाह भी देख लिया, बाकियों को भी देख लिया। आपके हिसाब से सबसे प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर बीसीसीआई में कौन सा रहा है? अभी तो यही लग रहे हैं। देखो जय मुझे शाह। लगता है, हाँ मुझे लगता है जो आदमी लीडिंग पोजीशन पे होना और अपने साथ अच्छे एक्सपर्ट रख ले, उससे अच्छा मैनेजमेंट स्किल कोई नहीं है। क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते, कुछ काम आपको आता है, कुछ मुझे नहीं आता। लेकिन जो टीम है, जो कोर ग्रुप है, जो जय शाह की टीम है, अगर आप अच्छे एक्सपर्ट वहाँ रख लें, आई थिंक आपका ज़्यादातर काम हो जाता है। और वही शायद उन्होंने किया हुआ है। उनके आसपास ठीक लोग हैं और उनका डिसीजन मेकिंग देखिए, और बोल्ड भी हैं। ये सब जो पीछे इशू आए थे वर्ल्ड कप में, ये खेलेगा वो नहीं खेलेगा, ही टुक स्टैंड। इंडिया का अगर इंडियन गवर्नमेंट को स्टैंड है तो वो फिर लेना भी है, वो सब भी किया, तो वाई नॉट। आप ऐसे किसी को कुछ भी कहने लगे, देखो उसका तो कोई इलाज है नहीं। ये अंपायर्स के जो पैसे बढ़े या जो फैसिलिटीज बढ़ी, वो भी जय शाह के आने के बाद ज़्यादा हुआ? कुछ बढ़े हैं, पीछे अभी 2 साल पहले ही 30,000 तो 40 सबके हो गए, और चीज़ें भी बढ़ी हैं। और ट्रेनिंग का मेन बात है, वो सब लोग दोबारा से जाने शुरू हो गए एक्सचेंज प्रोग्राम में। पहले रुक गया था एक बारी, अभी लोग इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हमारे डोमेस्टिक अंपायर जाते हैं, वो सब ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो अच्छा है। आई थिंक कोचेज़ रखने की बात चल रही है अंपायर्स के अभी, और हर चीज़ की कमेटी है प्रॉपर, और जिसका जो काम है वो करे। मेरे माने अकाउंट्स का काम सचिन और मदन लाल जी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सपर्ट आदमी चाहिए। नहीं, और मुझे अफसोस ये लगता है कि भाई जय शाह अगर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रहे हैं, मतलब एक ये होता है कि भाई कुर्सी मिल गई, ये काम नहीं कर पा रहे, सबको दिख रहा है कि उनके आने के बाद क्रिकेट बेहतर हुआ है, भारत का दबदबा जो है वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ा है, उसके बावजूद आप सिर्फ किसी को इसलिए टारगेट करें कि वो अमित शाह के बेटे हैं, ये कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आई थिंक इंडिया में यही चक्कर है। आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, आप अभी कुछ बात बोलिए, 50% लोग इधर भागेंगे, 50 इधर भागेंगे। सोशल मीडिया के प्लस माइनस दोनों है, आई थिंक ये उसी का नतीजा है। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मैं कई बार मिला हूँ, वो फालतू की बात नहीं करते, काम से काम रखते हैं। आई थिंक इस पोजीशन पे रह के जो आदमी कम बात करे, सिर्फ काम करे, वो बेस्ट है। बेस्ट है, और ज़्यादा लाइमलाइट के भी पीछे नहीं भागते हैं। नहीं, देखिए लोग चेज करें, फोटो डालें, वो तो अलग बात है। और आजकल पता है आपको, फोटो किसी की चिपकाई, किसी की लगाई, किसी की दिखाई, किसी की, वो सब भी है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो कम बात करे, सिर्फ काम करे, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा अनिल जी, आपकी शादी हो गई थी जब आप अंपायर बने, या उसके बाद हुई? शादी और अंपायरिंग साथ ही हुई। साथ ही हुई। जी जी। तो आपको शादी के वक्त ये कन्विंस करने में दिक्कत नहीं आई? मतलब लोग पूछते हैं ना, लड़का क्या करता है? अंपायरिंग करता है। तो जो अभी ससुर जी हैं, उन्होंने कहा नहीं कि ये करेगा क्या, अंपायरिंग करेगा? तो शायद मेरे को बाद में फीडबैक आई कि लोगों ने बोला कि अंपायर से शादी कर दी। फिर उन्होंने मुझे देखा, कहते ये तो कहीं से अंपायर नहीं लग रहा, ये तो लौंडा सा है। वो तो मन का कहीं को अभी भी नहीं लगता, मैं क्या करूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग था। लेकिन वही सारे लोग जो मेरे फादर के तब पीछे पड़े रहते थे, यार ये बेटे ने क्या कर लिया, इसको तो अच्छी जगह इंजीनियर होना चाहिए, ये तो कुछ करता है कहाँ। अब वो सारे कहते हैं जी हमारे बच्चों को कुछ करा दो। मैंने कहा जी मैं तो वही हूँ, मैं तो बस्ता लेके घूमता था, अब क्या हो गया। देखिए कैसे टाइम चेंज हुआ। और मुझे लगता है इस सब चेंज होने में बहुत बड़ा हाथ आईपीएल का है। आईपीएल के बाद से जो पहचान अंपायरों की बनी, अब मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे पहचान लेते हैं लोग। अंपायर को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है जी।
मतलब नहीं, पहले कहाँ था क्रिकेट का, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है कि टीम का 500वां खिलाड़ी है उसको भी लोग पहचान लेते हैं। नहीं, इंडियन अंपायर्स को तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे। अगर आपको याद हो, पहले के दौर में एक स्टीव बकनर को लोग जानते थे, डिकी बर्ड को जानते थे, 2-4 ऐसे लोग थे जो सब अंग्रेजी थे। जी। इंडियन तो मुझे कोई बहुत ऐसा याद नहीं आता जिसका नाम दुनिया भर में लोग जानते हो। अब आज की डेट में आप लोग सबको लोग जानते हैं, आपको तो स्पेशली पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आई थिंक वो सोशल मीडिया से मैंने जो शुरू किया, जो मैंने अपना चैनल शुरू किया, जो मैं लोगों के सवाल जवाब देता हूँ, उसका रीज़न शायद वो भी है। और आप अगर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ उनकी क्वेरीज हैं उनके आंसर दें, और आप रीजनेबली रेगुलर रहें, तो आजकल सोशल मीडिया आपको पता ही है कि आई थिंक उसी का नतीजा है। अभी मैंने एक आपका देखा था, आपने ट्विटर पे डाला था, जब वो साई सुदर्शन का बैट जो है वो हाथ से छूट के विकेट पे गिर गया था, तो आपने कहा कि वो तो आउट ही नहीं था, और आपने पूरा उसका नियम भी समझाया। लेकिन वो भाई साहब अगले मैच में फिर वैसे ही आउट हो गए और आउट भी दे दिए गए। तो मतलब वो नियम आपने गलत समझाया, वहाँ के अंपायर नहीं समझे, मैच फिक्स हुआ, क्या हुआ वो? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो आप बता रहे हो वो मीम मेरा बना किसने डाला था, उल्टा। अच्छा मैंने आउट बोला था। अच्छा। 2 दिन बाद हालांकि मैंने डाला, वो मेरा पुराना किसी ने निकाल के कैप का कोई वीडियो था हिट विकेट से रिलेटेड, जहां मैंने कैप के लिए नॉट आउट बोला, क्योंकि वो शॉट खत्म करने के बाद कुछ गिरा था, उसको काटा किसी ने, ये वाला काटा, दोनों को चिपकाया और धाड़ 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 धाड़। और मेरे मैनेजर को फोन ये आजकल बड़ी कि सर ये आपने नॉट आउट, मैं कहाँ नॉट आउट है यार, मैं तो कमेंट्री पे था। मैंने सबा करीम को और जो भी जियो में थे, मैंने कहा आउट है, क्योंकि आपका जो बैट है वो शॉट मारते हुए निकला है, वो फिर कभी भी लगे, क्योंकि कोई पॉज नहीं, आपने शॉट मारा, बैट निकल गया, उसका ही प्रोसेस है। मेरे को दोबारा रील बना के डालनी पड़ी, तो इसका मतलब आपने भी गलत वाली देखी है। मैंने भी नहीं, गलत वाली देखी है, वो मीम बनाया था, तो असली वाली नहीं देखी, असली वाली उसके बाद डाली मैंने। ये समस्या हो गई है, पता है क्या? आपका अगर कुछ गलत फैल गया, फिर आप उसको सही भी करने जाओ तो वो उसी इंटेंसिटी से फैलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, और सब तक पहुंच भी जाए। नहीं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने पहचान लिया था कि मेरी आवाज़ मतलब मिक्स किया हुआ था, क्योंकि वो कैप वाला वीडियो साथ में था, इट वाज अबाउट बैट। तो आपने भी गलत वाली देखी? हाँ, मैंने भी गलत वाली बताइए, जो जानकार लोग हैं, तो आजकल यही है ना। तो अच्छा, अब इस पॉडकास्ट से थोड़ा और लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि वो साई सुदर्शन आउट ही थे। उसका रीजन है कि आपने जो शॉट खेला तब आपके हाथ से बैट निकला, तो हाथ तो तभी निकल गया ना। वो भले ही बेचारा देर में लगे बैट, वो अलग बात है, लेकिन निकला किस प्रोसेस में, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी और चीज़ें हम टेक्निकलिटी की भी बात करेंगे, लेकिन एक प्लेयर है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और वो है वैभव सूर्यवंशी। आपने इतने प्लेयर्स को देखा है, कोहली से लेके रोहित शर्मा वगैरह वगैरह, विदेशियों सबको देखा है। आप जब एज अ अंपायर जिसने इतना अनुभव हासिल किया, आप वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें क्या अलग है, और क्या वैभव सूर्यवंशी का कोई तोड़ आपको दिखता है? देखिए, एक तो उसने बैकलिफ्ट है ना उसकी, वो जो बैट यहाँ से लेके दोबारा ऐसे ऊपर लेके जाता है फिर लेके आता है, वो एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है उसकी। बहुत लोग लगे हुए हैं कि कहाँ से कैसे करें, पर वो बहुत स्मार्ट लड़का है। आप अगर ध्यान से उसको टीवी पे देखें, जब तक वो बैटिंग करने आता है या बैटिंग खत्म नहीं करता, वो और तरह का है। आप देखिए, वो पिच पे आके बैठेगा, उसका फोकस अलग होता है। जैसे ही वो आउट हो जाता है, वो एकदम बच्चे जैसा हो जाता है, तो बहुत जल्दी चेंज करता है, और वो बहुत स्मार्ट है। इज़ अ वेरी शार्प गाय विद स्किल, क्योंकि आप इतने बड़े बॉलर्स को आप सिर्फ स्किल से नहीं मार सकते, बहुत लोगों पे स्किल है। वो तो बहुत शार्प है, बहुत जल्दी जज करता है, और साथ में ये जो एक्स्ट्रा बैकलिफ्ट वाला उसका है ना, ये औरों से अलग है। जो बैट आता है वो इतना तेज आता है कि वो आप देखिए हल्के से मारेगा और 6 हो जाता है। बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। फिटनेस पे थोड़ा काम करे। मुझे एक बार मिला है एयरपोर्ट पे, बहुत ही हम्बल है, मैं कभी नहीं मिला, उसने मुझे पहचाना, मुझसे मिला, पैर छुए, वो पैर छूने का तो का है, बड़ा ही हम्बल, आपने देखा होगा सभी के। और मुझसे कुछ ऐसे, मैंने कहा अपने मन से करता रहना भाई, जो भी करना बस फिटनेस पे काम करता रहिए। फिटनेस पे इसलिए क्योंकि ना आजकल इतने फॉर्मेट हो गए, इतना क्रिकेट खेला जाता है, आपको फिट होना जरूरी है। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना काम फिटनेस पे भी करें, क्योंकि आपने T20 भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, फिर रणजी ट्रॉफी भी खेलनी होगी, फिर मल्टी डे भी खेलना होगा। और ये तो इसको तो टारगेट भी किया पीछे लोगों ने, बहुत किया, श्रीलंका ने किया, और ये होता है यार, विराट के साथ भी था। अभी उसको मीडिया भी टारगेट करेगा, उसका हर मैच हर बॉल देखी जाएगी, तो उसको स्मार्टली सबसे निकलना होगा। आई थिंक नहीं, एक इकोसिस्टम लगा हुआ है कि जैसे मतलब उसको हर मैच में 100 ही मारना होगा या 50 ही मारना होगा। 25 मारे तो देखो सूर्यवंशी फेल हो गया। अरे बिल्कुल, मीडिया के भी लोग हैं, और अभी देखना आप कुछ अपोजिशन जो टीम्स होती हैं उनके लोग भी टारगेट करेंगे। ऐसे होता है, जो आपका मेन प्लेयर होगा ना, उसको पहले माइंड गेम्स, जैसे विराट को ऑस्ट्रेलिया में क्राउड भी वोट करता था, स्मार्ट था, उसने चैलेंज की तरह लिया, इसको भी लेना पड़ेगा। मेरे घर कर लेगा। देखो अभी श्रीलंका में इसने किया ना कितना, उसके बाद फिर किया ना 29 बॉल पे 90 है कुछ, लेकिन क्या शॉट है मारता है भाई, मतलब इंसल्टिंग है बहुत से बॉलर्स के लिए।
बड़े बड़े बॉलर आप देखें ना, बुमराह को पहली बॉल पे 6 मार दिया, ठीक है चलो मार दिया, फिर मार दिया उसी ओवर में एक बारी और। दूसरे बॉलर भी आ रहे हैं, उनको पता मारेगा, फिर मार रहा है। आप सोचिए पैट कमिंस को एक ओवर में अभी उसने आईपीएल में 4 छक्के मारे थे, कोई मामूली बात नहीं है भाई। पैट कमिंस आईपीएल खेले कहीं खेले है तो वो पैट कमिंस ही भाई, और उसको भी लगेगा कि 15 साल का लड़का 4 छक्के मार रहा है। और आप देखिए ना, ये सब वो लोग हैं जो पहले वीडियो में इसके साथ बैठते हैं, सारा एनालाइज करते हैं, कहाँ टप्पा मारो, कहाँ पैर चल रहा है, इसका तो पैर आधा निकल रहा है, इसका थोड़ा निकल रहा है, इसको दूर डालो, उसके बाद मार रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है जी, मतलब कैसे डिफाइन करो। मुझे एक चीज़ और लगती है जो मतलब एज अ अगर मैं कहूँ क्रिकेट फ़ैन कहूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि वो हर बैट्समैन ये चाहता है कि वो पहले से ना सोचे कि क्या बॉल आने वाली है या वो क्या मारने वाला है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अभी ये कर पा रहा है, वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है कि मुझे यही मारना है या यही बॉल आएगी। ये आई थिंक आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला। ये बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत मुश्किल है। ये मतलब कहना बड़ा सिंपल है लेकिन इतना आसान है कि हर बॉल से पहले अपने आप को रिफ्रेश कर लें। शायद वो उसका है, मतलब वो हर बॉल से पहले जीरो में रहता है और जैसी बॉल है वैसे रेट करता है। ये बहुत बड़ी बात है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे एक बार मेरे ध्यान में कमेंट्री सुना था, तो कुछ मैच टाइट था, तो किसी कमेंटर ने, गोरे ने मतलब अंग्रेज ने बोला कि सिंपल गेम, रन ए बॉल। सनी भाई बोले कि रन ए बॉल इज़ नॉट दैट सिंपल। तो मतलब कहना है बेसिक्स वही, लेकिन उसको बार बार ऐसे करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो वो इतना लाइमलाइट में है वो बच्चा, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके फादर मदर वो जो उसका जो वहाँ पे सब ठीक है मामला, वो अच्छी बात है। आपको कोई लूप होल दिख रहा है वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में? ऐसा कुछ नहीं, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत जल्दी हम लोग पीछे भागना शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिकेटर ना खासकर बैट्समैन ऊपर नीचे होगा 2-3 बारी, अभी बैड फेस भी आएगा, अच्छा भी आएगा, लेकिन जो स्किल और जो दिमाग उसके पास है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो ये सब होगा, बीच में फेल भी होगा, क्रिकेट में होता है ऐसे, तो वो टाइम उसको निकालना होगा और मीडिया भी पीछे पड़ेगा। लेकिन टैलेंट आउटस्टैंडिंग है जी। मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा, मैंने क्रिस गेल भी देखा है। इनफैक्ट मैं और क्रिस गेल भी थे, बात कर रहे थे, हे मैन व्हाट प्लेयर यू हैव। आई सेड ही इज़ लाइक यू, नो ही इज़ बेटर देन मी। ये क्रिस गेल ने बोला, ऐसे बोले उन्होंने। हाँ, देखिए ना कितनी बड़ी बात है। एक उस टाइप का आदमी, उसका भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ने पे ही आ गए हैं। तोड़ देगा भाई जो हालत है। हाँ जो हालत है वो कभी भी टूट जी, गया, जी, ऑलमोस्ट जी। टूट ही गया था, ऑलमोस्ट टूट गया था। तो ये 90s में वो बार बार आउट हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कोई चिंता की बात है या चलने देना चाहिए? नहीं, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाइट बॉल से वैसे भी ना आप 100 बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप अब मेरे ख्याल से वाइट बॉल में कोई प्लेयर 70-80 बना रहा है, बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि इतनी मारामारी होती है ना रन्स की, आपको स्ट्राइक रेट का और वो फिर एनआरआर का इतना चेज करना, वो करना इतना आसान नहीं। और शायद श्रीलंका में खेल रहे थे, श्रीलंका पिचेस बहुत बैटिंग पिचेस नहीं होती हैं। श्रीलंका ऑलवेज नोन फॉर जहाँ थोड़ा बॉलर को हेल्प है, विच इज़ गुड। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कि जहाँ बॉलर को भी हो। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग जैसी पिच होना भी बोरिंग कर देता है गेम को। आप मारे जा रहे हैं, वो फिर उतना मज़ा नहीं आता। मुझे हमेशा T20 में 190 टाइप मैचेस बहुत अच्छे लगते हैं, बराबर चांस रहता है। अब 260 बना लिया किसी ने, क्या उधर से भी मार रहे हैं, उधर से भी मार रहे हैं, क्या मजा है उस मैच में। थोड़ी बराबरी होनी चाहिए बैट्समैन की और बॉलर की, इस तरह के पिच होने चाहिए। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी टेस्ट के लिए तैयार है या टेस्ट में भी इतना सक्सेसफुल हो पाएगा? ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, आधे लोग तो आगे खड़े होते हैं टेस्ट में, वो कहीं मारने पे आ गया। सबसे पहले ये वाला काम श्रीकांत ने किया था, आपको याद हो। फिर उसको बहुत आगे ले गए सहवाग ने तो लंच तक 100 कर दिया। और मतलब सहवाग ने जब भी रन बनाए तो टेस्ट मैच जीत गई इंडिया। तो ये उसी का रिफाइंड वर्जन है। सही बात है, क्योंकि उसमें तो और मैदान खुला है। ये तो मारने पे आ गए, तो मारता इतना लंबा तो स्लिप में जाती नहीं बॉल। तो अगर आप टीम चुन रहे हो और अगर आप वैभव सूर्यवंशी को टीम में ले रहे हो टेस्ट मैच में, तो क्या आप एज अ ओपनर ही खिलाएंगे या मिडिल ऑर्डर में लाएंगे? नहीं, उनको ओपनिंग पे खिलाना चाहिए। और क्रिस गेल भी ऐसे ही था ना, क्रिस गेल वाला ही मॉडल तो है ये। वो भी तो ऐसे ही 2 बॉलें रोक के फिर सारे मारता ही था ना। और मुझे लग रहा है मॉडर्न क्रिकेट ऐसे ही है, और लोगों को यही पसंद है। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी मारते हैं, अगर वो टेस्ट में मारेंगे और मेरे ख्याल से 6-8 ओवर भी मार दिया तो नई बॉल तुरंत पुरानी हो जाएगी, अगले बैट्समैन के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ देखने वालों को, देखिए स्पोर्ट्स क्या है, एंटरटेनमेंट है ना, तो कर रहे दीजिए ना एंटरटेनमेंट। हाँ सही बात है क्या, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की तो एक वैरायटी है। नहीं तो स्पोर्ट्स कोई आप एग्जाम पास करने थोड़ी खेल रहे हो, तो लोग मजे के लिए आते हैं, चलने दीजिए। मॉडर्न गेम ऐसे ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अपने फेल होने को लेकर जितना चिंतित नहीं, हम ज़्यादा चिंतित हैं कि ये फलाने फॉर्मेट में फेल हो जाएगा, जबकि वो फियरलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाके फोड़ दूंगा वाला हिसाब चल रहा है उसका। मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ चेंज करना चाहिए, बस फिटनेस पे काम करते रहें और वो एडेप्टेबिलिटी उनमें आ जाती है अपने आप। मैंने देखा कुछ मैचेस थे बाद में, आप शुरू के मैच देखिए उनके,
IPL में, बाद में वो कुछ गेंदें रोकने भी लगे थे, खासकर जिस मैच में वो हारे हैं प्लेऑफ में, उसमें तो लंबी बैटिंग करी है उन्होंने। एक जो ऑफ द फील्ड उनका है कि 2-4 जगह उनका झगड़ा हो गया है, आपको लगता है वो नेचुरल है कि भाई अभी कम उम्र है, थोड़ा जोश है, खून है, करने मतलब जो चल रहा है वैसे चलने दें? क्योंकि अभी जब श्रीलंका में लड़ाई हुई तो कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने कहा कि मतलब इनको तो बैठा दो एक मैच ताकि इनको समझ में आए कि ये सब चलता नहीं है क्रिकेट में। मुझे लगता है वो एकदम तो लड़ाई हुई नहीं होगी, प्लेयर ना बहुत टाइम से चल रहा होता है, तब जाके बाद में लड़ाई होती है। हो सकता है अंपायर ने टाइम में इंटरवीन ना किया हो सकता है रेफरी ने इंटरवीन ना किया हो, ड्रेसिंग में बात ना की प्लेयरों से, वो टारगेट ही कर रहे होंगे उसको, आउट हो गया तो, क्योंकि इतना बड़ा ऑरा इसका है। जब ये आउट होता है तो आप देखिए IPL के मैचेस में ऐसे ऐसे प्लेयर जो जनरली ऐसी रिएक्शन नहीं देते, इसके आउट होने के बाद देखो उनकी वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत इंसल्ट करता है बॉलर की, तो वो बट नेचुरल है, ये होना ही है, टारगेट करेगी दूसरी टीम। हाँ, स्मार्टली बचना होगा, सीख जाएगा वो, ये कुछ चीज़ें आपको करके ही आती हैं, बहुत छोटा भी है। बहुत सारी चीज़ें एज के साथ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर के साथ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। वो उनका कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं कि आप 2 गोली दे दो खा लें। और रही बात एक्स क्रिकेटर्स की, तो पुराने बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ऐसे हैं कि अगर वो आज वाले रूल में खेल रहे तो शायद जेल ही हो जाती है उनको, इतने बदतमीज थे वो। कुछ उस वक्त बैट लेके भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, विकेट निकाल ली, वो सही था क्या? अभी तो आजकल इतनी नॉर्म्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक लिमिट के बाद जा ही नहीं सकते। और जैसे मैंने बोला कि ये जो लड़ाई बाद में हुई, ये एकदम नहीं हुई होगी, ये हो रहा होगा पिछले 5, 7, 10 ओवर से। तो अंपायर अगर टाइम पे इंटरवीन करते शायद ना होती। कोई लड़ाई एकदम नहीं होती, उसका प्रोसेस होता है। अगर आप क्रिकेट में जो रहे हैं अंदर, जिनको पता है, एकदम कभी लड़ाई नहीं होगी, वो धीरे धीरे स्टेज बनती हैं, 1, 2, 3, फिर बाद में लड़ाई होती है। शायद इंटरवीन ना किया अंपायर्स ने। आपको अपने करियर में याद है कोई भयंकर लड़ाई जो बहुत सारी लड़ाई जैसे कुछ बहुत सारी, वो विराट गौतम वाली फेमस है, बार बार आती है, और बहुत सारी डोमेस्टिक में रही है। उसमें हुआ क्या था विराट गौतम वाले में जो जो दर्शकों को नहीं पता, बाकी तो वीडियो में देखा ही है। दोनों अग्रेसिव थे एक्चुअली। होता क्या है, तो IPL के मैच में इतना शोर होता है, यही नहीं पता लगता हुआ क्या है। तो कई बार वो प्लेयर मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं आप एक दूसरे को ना, और बहुत हाई प्रेशर गेम होते हैं। और मुझे लगता है जब आप दम से खेलते हैं तो हो सकता है ऐसा, क्या है इसमें, कोई कमरे में तो नहीं खेल रहे। जब आउटडोर में आप गेम खेलते हैं, पसीना आता है, इतना प्रेशर होता है, तो हो सकता है। और नॉर्थ के खिलाड़ी तो अग्रेसिव होते हैं, उसमें क्या है, वो उनका प्लस पॉइंट भी तो है। लेकिन आप तो अंपायर हैं, तो आप तो जजमेंट देंगे, तो आपके हिसाब से उस दिन गलत कौन था? मुश्किल है कहना, क्योंकि मैं वहीं था, भाग के गया, मैंने तो दोनों को हटाया, दोनों मैच के बाद मिल भी लिए। तो जब आपने हटाया तब गाली गलौज दोनों तरफ से नहीं, चले? तब नहीं दे रहे थे, तब हट गए थे। तब हट गए। गाली गलौज भी पता नहीं, वो हम दिल्ली वाले ही सारे थे। गौतम था, विराट था, रजत भाटिया था, मैं था, हट गए, ऐसा कुछ नहीं। बाद में खूब बात कर रहे थे आपस में। वो मुझे लगता है मैच हमेशा दम से खेला जाना चाहिए। हाँ, बस गाइडलाइन है, उससे आगे ना जाएं। और आप टाई लगा के तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, और टाई लगा क्रिकेट खेलेंगे तो आप कोई देखेगा नहीं। ये जो aggression है, जो फ्लेवर है, मरना नहीं चाहिए। लेकिन वैसे टाई वाला लगा के हो नहीं पाता है। आपके हिसाब से विराट कोहली और गौतम गंभीर की कुछ राइवलरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो सब यहीं के लड़के एक ही कंपनी में खेलते हैं, ONGC में हैं शुरू से। दोनों अलग तरह के खिलाड़ी हैं, वो दोनों साथ भी खेले हैं बहुत सारे। मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। ये मैंने बताया ना कि परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि ये तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर को लेके परसेप्शन, क्योंकि हंसते भी नहीं है ऐसा लगता है बहुत। अरे ऐसे लगता है, वो थोड़ा वो लोनर टाइप लड़का है वो, बहुत वो देखिए उस तरह का लड़का, आप जाके उससे बात करोगे बात करेगा, वो नहीं आएगा बात करने। वो हमेशा शुरू से ऐसा ही है, शुरू से। और मैं तो बहुत छोटे थे, क्या बैटिंग करता था भाई, निकल के स्कूल के मैचों में 180 रन बनाना, तेज भागना। ये दोनों मोरलेस एक ही टाइप के प्लेयर हैं, कोहली मतलब और गंभीर। हाँ, बहुत ज़्यादा। अपनी एज ग्रुप में जब ये खेलते थे अलग ही दिखते थे जी। ये ऐसे भागते थे कि पता नहीं क्या लगा के, मशीन लगा के हैं। दूसरा लड़का तो इनके साथ भाग भी नहीं पाता था। तो दोनों उस तरह से, और ये नॉर्थ का स्टाइल है, सब लोग एग्रेसिव खेलते हैं। आप अभी भी किसी क्लब गेम में जाइए, आपको पता लगेगा मैच नॉर्थ में हो रहा है कि साउथ में हो रहा है। साउथ में क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा जेंटल रहते हैं, वो भी अटैक करते हैं, वो और तरह से करते हैं। तो मतलब पर हमारा नॉर्थ का आदमी साफ ही दिखता है ना, हमारी नेचर है जी, क्या है। आपके और कोई ये तो गौतम गंभीर और विराट कोहली वाला तो लोगों को पता ही है, इसके अलावा कोई ऐसा झगड़ा या लड़ाई जो आपको लगा कि होने वाली थी और आपने टाइम पे इंटरवीन करके रोक दिया? डोमेस्टिक मैच में हो गया, मतलब लोकल टूर्नामेंट में। एक बार मैं गजरौला में था, तब था मैच, तब इंडियन एयरलाइंस होती थी और ONGC का मैच था। ये सभी लोग खेल रहे थे, विजय दहिया, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार, वो एक अलग प्लेयर था, उसको भी हैंडल करना, बहुत नेचुरल स्विंग बॉलर था। तो पता नहीं क्या हुआ, अमित भंडारी था, पंजाब के लड़के थे, रवनीत निक्की, चंदन मदान, एकदम किसी बात पे गर्मा गर्मी हो गई, पब्लिक भी अंदर आ गई। पब्लिक भी? अरे बाप रे, ये यूपी में जो मैच होते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले, बहुत पब्लिक आती थी, 2 पुलिस वाले होते थे, वो संभालना, फिर उसको दोबारा चालू कराया, ग्राउंड में कुत्ते छोड़े गए, देन रीस्टार्टेड।
पर ये प्लेयर इतने वैसे होते हैं, फिर हंसने शुरू कर देते हैं 10 मिनट बाद। वही लोग लड़ रहे थे, वही बाद में हंसना शुरू हो जाते हैं। सो ये नॉर्थ का है। कभी किसी प्लेयर ने आपको हड़काया कि बीच से हट जाओ, ये इसमें मत घुसो, मैं तुम्हें देख लूंगा? मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ के एम्पायर ने 9 बॉल दे दी, वो थी अंदर। तो मैं ऐसे कराने आया कि यार बीच में बताना, आज इसको मैं देख लूँ आज। मेरी ये क्या बात हुई यार। इंटरनेशनल अंपायर थे, कहते बीच में बताना भाई साहब, आज बहुत हो गया इसका, मतलब स्टाइल क्या बहुत हो गया इसका, आज देखने दो, पूरा पैर अंदर है, कर क्या रहा है। तो बड़ा मैच था, आईपीएल का मैच था। प्लेयर इंडियन था? ऑफ कोर्स हाँ। ठीक था, और वो अंदर था पूरा पैर। फिर उसने देखा कि नहीं देखा मैच में? मैंने फिर कह रहा उसे करने दो, और ठीक है, होता है ऐसे। आपके हिसाब से सबसे टफ प्लेयर जो है आपने जिसको हैंडल किया हो, कि मतलब वो मैदान में है तो कभी भी भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, देखते रहो इसको? बहुत सारे प्लेयर थे जी ऐसे, खासकर नॉर्थ के तो गर्म हुए रहते थे। पीके को संभालना कई बार, प्रवीण कुमार। हाँ प्रवीण कुमार बहुत मन से खेलता था। और एक बहुत पहले मैं नया ही एम्पायर बना था भाई, मनोज को संभालना बहुत मुश्किल था। मनोज प्रभाकर मैं अच्छा। नया आया था, तो मतलब वेरी एग्रेसिव, खूब गाली है। हाँ पूरा। पर परफॉर्मर भी क्या थे, वो प्लेयर भी बहुत जबरदस्त थे लोग। तो मुझे लगता है कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो अग्रेसिव नहीं होंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। मेरे को एक बार ध्यान है, आपने शुरू कर दी तो बता देता हूँ। मुझे बिशन पाजी का सुबह से फ़ोन आया एक बारी, बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले। तो मेरे पास नंबर था, मैंने कहा सर का फ़ोन क्यों आ गया? तो कह रहा यार वो नंबर दियो विराट का। मैंने कहा सर मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा राजू से ले लो, राजकुमार से। तो शायद राजकुमार से लो। फिर मैं राजकुमार से बात करी, मैंने जो कि विराट कोहली के कोच हाँ हैं। मैं सर का फ़ोन क्यों आ रहा है? कह रहा यार कह रहे हैं कि उसको बोलो जैसे वैसे रहे, ज़्यादा शरीफ ना बने, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। और मैंने कहा इतना? तो बिशन पाजी कह रहे हैं कि भाई उसको बोलो जैसे वैसे रहे, ये जबरदस्ती शरीफ वो उसके गेम पे फ़र्क पड़ जाएगा। आई थिंक ये 7-8 साल पहले की बात है। तो मतलब बिशन सिंह बेदी की ये बात थी कि जिसका जो नेचर है उसको वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो आपकी उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। 2-3 तरह के प्लेयर होते हैं। कुछ प्लेयर होंगे उनका फोकस करने का स्टाइल अलग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुजारा हो गया, या मोहम्मद कैफ पहले होते थे, बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे। कुछ रहाने भी ऐसे ही हैं, उनको मतलब अगर कैप भी एम्पायर की हिल रही हो तो बोल देंगे सर ये हटा लो जरा। शायद सचिन भी ऐसे ही थे। और कुछ प्लेयर ऐसे वो बातचीत करते रहेंगे, जैसे अभी देखो आपका अपना विकेट कीपर जो है पंत, ये इतने 2-4 लोगों से बात निकले इसको मज़ा नहीं आता। तो सब तरह के लोग हैं, हर एक का अपना रूटीन है, उसको जब वो रूटीन ब्रेक करेगा वो नहीं खेल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई प्लेयर आपको ध्यान है जो अंपायर को सबसे ज़्यादा परेशान करता है? किस सेंस में, मतलब सवाल पूछ के या दूसरे तरीके से कंसंट्रेट नहीं करने देता, या दूसरे तरीके से? बहुत सारे प्लेयर होते हैं ऐसे, नाम करना तो मुश्किल है। पर हाँ, क्वेश्चन आंसर के मामले में अश्विन काफ़ी आगे है। अच्छा। हाँ, लेकिन अश्विन का ये कि उसको बता दो तो फिर वो सर कह के निकल जाता है, परेशान नहीं करेगा। बट ही विल लुक फॉर ए लॉजिकल आंसर। आप तुक्के से नहीं कह सकते कि जी मिस कर रही है, फिर आपसे पूछेगा लेग स्टंप मिस कर रही है कि ऊपर से जा रही है। तो वो लेकिन बहुत रेस्पेक्टफुल है, लेकिन सवाल जरूर पूछेगा चलते मैच में, उसको मज़ा आता है बात करने में अंदर भी। तो हम लोग बसते थे कि अश्विन है भाई, उतना ही बताओ जितना जरूरी है, फिर निकल जाओ। अच्छा, मैं अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं देख रहा था कि वहां तो रेफरी से हर डिसीजन पे प्लेयर जाके पता नहीं कुछ तो भी बोलता रहता है। यहाँ पे क्रिकेट में प्लेयर कंटेस्ट करते हैं कि भाई वैसे तो नहीं, आपने जो दे दिया डिसीजन वो चेंज नहीं होना है, लेकिन आके लोग बात करते हैं कि नहीं आपने गलत कर दिया है, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कभी कभी कैप्टन बात कर सकता है, और वो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ कर सकता है कि मतलब कोई ओवर रेट से रिलेटेड इशू है, कोई ऐसा कोई बिहेवियर इशू है, बॉल से रिलेटेड इशू, कैप्टन बात कर सकता है। लेकिन वो बात करने की टाइमिंग, बात करने का तरीका, वो बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट में शुक्र है कि ये सब नहीं है। क्रिकेट में बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो ये मामले में क्रिकेट में प्लेयरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स से, इसीलिए जेंटलमैन गेम भी है। आपके हिसाब से आपको कोई मैच अगर री अंपायर करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा जो आपको लगे कि नहीं मैं फिर से इसको अंपायर करना चाहता हूँ, और क्यों? आई थिंक एक मैच मैंने किया था जब आईपीएल का था, चेन्नई और आरसीबी का मैच था। इतना टाइट मैच हुआ और लास्ट बॉल 9 बॉल हो गई थी। मतलब वो मैच ऐसा था कि मैं उसमें सभी कुछ ठीक था, और वो 9 बॉल एक जो हुई उसके बाद मैच वो पूरा दोनों टीमें भागी, जीत गए। तो कोई मैच ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े होते हैं, मज़ा आ जाता है। एक मैंने मैच अभी एशिया कप में किया था 2 साल पहले ही, शारजाह में। इट वॉज अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान वॉज ऑलमोस्ट विनिंग, और आखिर में वो जो शाहीन करके जो लड़का है ना बॉलर, उनको उसने 2-3 छक्के मार दिए थे और अफगानिस्तान हार गई थी। क्या टाइट मैच था, पहली बॉल से टाइट, अंदर भी टाइट और बाहर भी पूरा एटमॉस्फेयर। मेरे को ऐसे मैच में बहुत मज़ा आता है। मुझे डल मैच में जहाँ हमने
कुछ नहीं हो रहा हो मुझे मज़ा नहीं आता। मेरी इनफैक्ट जो मिस्टेक होती हैं जनरली हुई हैं वो ऐसे ही मैचेस में हुई है जब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ मिस हो गया मेरे से। टाइट मैच में बड़ा मज़ा आता है, यू आर ऑन द टोज, आपका भी स्किल पता लगता है, आप पूरे इन्वॉल्व रहते हो, क्योंकि तो वो भी एक मैच है जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था शारजाह में। पाकिस्तान के प्लेयर्स कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, पंजाबी स्टाइल के हैं, आप बात करो मान जाते हैं। मैं मैच खिला रहा था तो सलीम आमिर की बॉल पे अपील हुआ तो मैंने कुछ नॉट आउट पता नहीं किस स्टाइल में किया होगा, तो मलिक मेरे पास आए, जो शोएब मलिक हैं, कह आप कहाँ के हो? दिल्ली के। कहते तभी मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रहा यार वो अपील कर रहा, आप ऐसे कर रहे हो। कह रहा देख भी नहीं रहे उसको। मैंने कहा दिल्ली कुछ अलग है। कहता वो एक ही जैसा माहौल है ना सबका। तो पंजाबी होते हैं लड़के, मजाक बहुत करते हैं, मतलब चलते में मजाक कर लेंगे। जैसे कोई किस्सा याद है? वो थोड़े वैसे हैं, फिर वो 2 नंबर के हैं, वो मैं बोल नहीं सकता, कुछ भी मजाक कर लेंगे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स को शायद आपने रिजवान को कुछ कहा था क्या, लिपस्टिक वाला और क्या ये क्या? और वो कुछ किसी ने पूछा था तो वो मेरे को क्या हुआ, बहुत 2-3 रिजवान है मेरे दोस्त, एक अमरोह के रिजवान हैं, एक रिजवान शमशाद ONGC वाले हैं, तो उन्होंने कहा रिजवान क्या करते हैं, तो मेरे को ना एकदम से समझ नहीं आया कौन सा। मैंने कहा अच्छा वो लगाते हैं वाइट लिपस्टिक, वो कीपर जो है अपील थोड़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हर एक प्लेयर का अपना बिहेवियर है, फिर लेकिन वो इतना हाईलाइट हो गया कि जैसे मैंने वो टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं था, वो ठीक है, हंसता रहता है। मैंने बताया ना, बड़े मजाक वाले लड़के हैं, लिफ्ट में मिलेंगे मजाक करेंगे। एक मैच में क्या हुआ कि कुछ 6-7 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो 1 साइडेड मैच था, कोई अपील हुई, मैंने नॉट आउट बोला, तो आजकल क्या सब तो दाढ़ी रखते हैं, मैंने तब बहुत सारे प्लेयर देखे नहीं थे पाकिस्तान के, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी ने ऐसे किया, मैंने बाहर रेफर कर दिया। ये पीछे से बाबर आया निकल के मिड ऑफ से कि सर मैं तो यहाँ हूँ बिना कप्तान के। हाँ, कैप्टन के बिना नहीं ले सकते आप। तो मैंने बोला वापस ले लूँ? कह रहे नहीं नहीं ले लो। फिर वो नॉट आउट ही निकला। तो फिर अगले दिन मुझे लिफ्ट में मिला, वो कह रहा मैं कल खेल रहा है पाजी। अच्छा जी, मतलब पंजाबी स्टाइल में, वर्ड कुछ और होंगे कि मैं कल खेल रहा हूँ, मुझे देख लेना, कभी फिर DRS किसी और के बात पे दे दो, ऐसे हो जाता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच का अलग मज़ा भी है, अलग प्रेशर भी है। उस दौरान मतलब जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, आपने किसको देखा है कि जो सबसे काम रहता है, मतलब उसको लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? आई थिंक जितने भी बड़े और परफॉर्मर प्लेयर हैं ना, जैसे राहुल द्रविड़ हुआ या सचिन होते थे या विराट भी, इनको ज़्यादा उनका फोकस, बल्कि मुझे लगता है टाइट मैच में ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। धोनी भी बड़े, मैंने देखा कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने धोनी के साथ एक ऐड शूट हाँ भी जी, किया है। अभी किया। तो धोनी का क्या हिसाब है? जैसे मिस्टर कूल कहे जाते हैं, वैसे हैं? आपको क्या लगता है? ऐसे ही हैं, कूल हैं, ग्राउंड में टफ रहते हैं, वो ठीक है, वो होना ज़रूरी है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। आई थिंक अच्छा एक्ट करो, रिएक्ट ना करो, और गेम की बड़ी सी समझ है। और मैंने जितने भी मैच खेले हैं, अगर वो कप्तान है और वो कीपर हैं तो आधा काम आसान हो जाता है एम्पायर का। बिहेवियर इशू भी नहीं आते, ओवररेट का इशू भी नहीं आता, फालतू की अपील ही नहीं होती, क्योंकि वही पीछे से आधों को तो मना कर देते हैं, ऐसे कर देंगे उंगली। तो आई थिंक वो अगर पीछे हैं कीपर, चाहे वो कप्तान भी ना हो, तो बहुत अंपायर के लिए तो मेरा तजुर्बा है कि आधा काम आसान हो जाता है। धोनी का बहुत रौला है, नहीं? मैंने देखा है, मतलब लोग एक बार कह दिया तो इधर उधर होते वो हैं। फालतू चक्कर में पड़ते हैं, नहीं ना फालतू बोलते हैं। आपने देखा कभी कुछ को कमेंट आ रहे हो, सुना आपने कि ऐसे कह दिया वैसे कह दिया? बाकी लोग तो कहते ही रहते हैं। तो बैलेंस आदमी है और काम से काम, इससे बढ़िया क्या बात है। आपके फेवरेट कौन है, धोनी, कोहली या रोहित शर्मा? मरवा दे तीनों। तीनों। और अभी सूर्यवंशी। अभी हाँ जी। नहीं, लेकिन एज अ अंपायर, अगर इतना लंबा आपका करियर रहा है, 2-3 प्लेयर जिनको एज अ अंपायर भी देखने में मजा आता है कि यार क्या बैटिंग देख रहा हूँ? रोहित शर्मा बैटिंग करता है तो कोई आसपास नहीं है, कोई आसपास नहीं। मतलब वो लगता है कि बॉलिंग हो ही नहीं रही, एट विल मारता है। और विराट भी, जब खासकर जो अंदर वाली बॉल विराट खेलता है, नहीं खेलते हैं ऐसे प्लेयर, खासकर जो मलिंगा को उसने खेला था, जो रिवर्स हो रही थी बॉल, एंड वेरी कमिटेड, और पावर हाउस है एनर्जी का जी। इतना फिट प्लेयर और इतना कमिटेड और इतना इन्वॉल्व मैंने कोई देखा ही नहीं। हर बॉल पे विराट कोहली 100%, चाहे फील्डिंग कर रहा हो चाहे कुछ और कर रहा हो। और धोनी तो बहुत ही बैलेंस आदमी है, और गेम की जो समझ उन्हें है वो शायद कम ही लोगों को है। और ख़ास बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उनका सिस्टम, बहुत बेसिक्स पे ही काम करते हैं, लेकिन करते बराबर कन्विक्शन के साथ हैं। कई लोग कहते हैं, मतलब जो आरोप लगता है कि धोनी कई बार जानबूझ के स्लो खेलते थे, या एक वो न्यूजीलैंड वाले मैच के लिए कहते हैं कि जानबूझ के स्लो खेल रहे थे। क्या आपको लगा कभी ऐसा? नहीं, अगर वो क्या होता है कि हर एक प्लेयर का अपना अपना तरीका होता है, उसको पता है कि उसने कब मारना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर तरह के बॉलर आपको सूट नहीं करते, पर आपको सर्वाइव भी करना है। और उनका ऐसे ही स्टाइल रहा, तभी वो देखो इतने तगड़े परफॉर्मर भी रहे। जितने मैच उन्होंने बाद के ओवर में जिताए हैं, अगर आप परसेंटेज निकालोगे, मुझे लगता नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसे होगा। एट विल मारते थे जी, ठीक है, रन आउट हो गए, अब जो मर्जी कह लो, वो भी डायरेक्ट थ्रो पे, नहीं तो वो मैच भी ख़त्म ही कर देना था उन्होंने।
आपके हिसाब से कई प्लेयर्स जो होते हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गए या कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड नहीं है लेकिन ग्रिटी है, मतलब मेहनत कर करके वहां पे टिके हैं और उन्होंने सक्सेस पाई है। वो कौन से प्लेयर आपको? पुजारा है, रहाणे है, बहुत मेहनती प्लेयर हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत सारे प्लेयर हैं जो मतलब इतना कमिटेड हैं। विराट भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बता दूं आपको। अगर आप रोहित और विराट को मिलाएं तो विराट बहुत मतलब इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं किसी को। क्या एनर्जी है भाई, क्या खाता है पता नहीं। कुछ नहीं खाते वो तो, सब बड़ा संतुलित नए खाते बीच बीच में छोले कुलचे भी पेलता है दिल्ली का लड़का। हाँ, वो बैलेंस है, वो उसको पता है कब क्या करना है। हाँ, नहीं सही बात है। एक्चुअली अगर आप 100 दिन में से एक दिन खाएंगे तो ऐसा कोई तूफान नहीं आ जाएगा। लोगों को लगता है भाई आप कुछ नहीं खाना, तो फिर जिंदा ही किस लिए अगर कुछ खाना ही नहीं है उस हिसाब से। लेकिन ये सारा जब चलता है, प्लेयर्स जो है अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं। अंपायर क्या करते हैं? आपकी भी कोई प्रैक्टिस होती है, कुछ होता है, क्या होता है? बड़ी सीरीज से पहले हम लोग जाते हैं, कोई 3-4 दिन पहले नेट्स करेंगे, जहाँ प्लेयर खेलते हैं उधर ही जाते हैं। और नेट्स का मतलब ये नहीं कि आपने आई इन करनी है, प्लस 2-4 जो लीडिंग प्लेयर हैं उनसे बात भी करनी होती है। दे शुड बी एबल टू हियर यू कि ये आवाज़ है एम्पायर की भाई। तो वो जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है उस पर भी काम करते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं प्लेयरों से डील करना है। ओवरहेड के इशू होंगे, कुछ और होंगे, तो आपको सिर्फ कैप्टन से बात करने से बात नहीं बनती। आपको जो 4-5 की प्लेयर होते हैं सबसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी गड़बड़ होगी तो वो सब काम आएंगे। आपको मैच चलाना होता है, और आपको वो जो एम्पैथी पार्ट है वो ध्यान रखना होता है, सिंपैथी नहीं। खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वेदर का ध्यान रखेंगे। अगर आप बाहर गए, इंग्लैंड चले गए, तो थोड़ा पहले जाएंगे तो देखेंगे कि भाई बीच में इंग्लैंड में एक ही दिन में 3 मौसम हो जाते हैं, गर्मी, ठंडा और वो बहुत ठंडा। तो आपको वो सब से अपने आप को, बॉडी को फिट करना है। पानी कितना पीना है, जैसे साउथ के एम्पायर इधर नॉर्थ में आते हैं जनवरी में, वो अगर पानी या चाय पी लें तो टॉयलेट भागना पड़ता है उनको। हमारा एम्पायर उधर चला जाए तो उसको डिहाइड्रेशन के चांस रहते हैं। कोची में चला जाए, चेन्नई में चला जाए, बुरा हाल हो जाता है एम्पायर का। तो वो सब चीज़ें एम्पायर्स को वो एडजस्ट करते हैं। कभी अंपायर्स के साथ ऐसा होता है कि नेचर्स कॉल आ जाए और आप बीच मैच में जाएं? जी हाँ, ऐसे हुआ है, होता जाना है? पड़ता है। हाँ, फिर रिजर्व एम्पायर होता है, वो खड़ा होता है स्क्वायर अच्छा। लेग पे, ऐसे हुआ है। लोग बीमार भी होते हैं, ह्यूमन ही है, उसमें क्या हो ही सकता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, और हर एक का अपना डाइट चार्ट रहता है। जनरली हैवी खाने से बचते हैं, और अगर बड़े मैचेस हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, वो सब आपको बॉडी को आपको फिर करना पड़ता है कि कब सोना कब उठना। क्योंकि जो रणजी ट्रॉफी या टेस्ट मैच होता है, आपको जल्दी जाना होता है, 7 बजे ग्राउंड जाना होता है, क्योंकि 90 मिनट्स तो वैसे ही रिपोर्ट करना है पहले, फिर ट्रैवल टाइम, तो लगभग आपको निकलना होता है 7 बजे, पौने 7 बजे। फोर्थ अंपायर को तो और 1 घंटा पहले निकलना होता है। वो सब रात का मैच है तो फिर उसी हिसाब से, खासकर आप टेस्ट मैच करके T20 करो तो आपको लगेगा दिन ही नहीं खत्म हो रहा अगला, क्योंकि शाम को 6 बजे निकलना है, 5 बजे। तो वो सब चीज़ें आपने करनी होती हैं। किस कंट्री में गए हो, कौन सा खाना है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं तो सैंडविच खा के वो सब पता नहीं क्या खाते हैं, हमारे वाला तो फंस जाता है बेचारा। तो वो एक क्या चीज़ खानी है, कैसे मैनेज करना, वो सब नॉट ईजी। नहीं, कई बार जैसे अभी जब हम पैसे की भी बात कर रहे थे कि मान लीजिए एक टेस्ट मैच में 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, लोगों को सुन के लग सकता है कि वाह एक टेस्ट मैच 8 लाख रुपए। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर 2-2 घंटे का एक सेशन है तो हर रोज 6 घंटे मतलब 30 घंटे आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है। देखिए जो बैट्समैन है वो भी आउट होगा अंदर चला जाएगा, जो फाइन लेग पे फील्डर है वो तो इधर उधर घूम भी सकता है, मस्ती कर सकता है, विकेट कीपर भी जो है वो एक इनिंग करेगा, हो सकता है अगले में अंदर बैठा रहेगा। एक लौता अंपायर ही होता है जो अगर लेग साइड में भी खड़ा है, अगर उधर का भी अंपायर है तो उसको भी हर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो कितना मुश्किल होता है कॉन्सेंट्रेट करना और पूरे टाइम कर पाना। एक्चुअली आपको ब्रेक करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं करते कि पूरे 6 घंटे का सोच लें। 6-6.5 घंटे होते हैं वैसे, आधा घंटा भी आगे जाता ही है, हमेशा ओवर रन होता है। ओवर रेट हमेशा पूरा करने के लिए आधा घंटा और आप ब्रेक करते हैं, पहला ड्रिंक्स, दूसरा ड्रिंक्स, ब्रेक, फिर ऐसे बांटना पड़ता है बीच बीच में। और बात करते रहते हैं एम्पायर लोग आपस में, ऊपर टीवी एम्पायर से मजे लेते रहते हैं, आइस ब्रेकर का काम करते रहते हैं। रेफरी से पूछ लेंगे, रेफरी साहब कहाँ, आवाज़ ही नहीं आ रही, या वो ऊपर से कह देंगे हाँ भाई तेज चलो जरा, क्या बात है। वो सब चलता रहता है, क्योंकि इन्वॉल्व रखना पड़ता है अपने आप को। नहीं तो मैंने बोला बड़ा लोनर टाइप काम है। और जब अंपायरिंग कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बीवी से झगड़ा करके आए हैं अंपायरिंग करने और दिमाग में चल रहा है कि आज तो उसने ऐसा बोला था और पता चला बॉल निकल गई? हो जाता है, वही नहीं और भी कुछ। कई बार आप फंसे हैं किसी अपने काम में, तो इट कैन इफेक्ट योर वर्क। तो ये सब ब्रेक करना पड़ता है, आपको भूलना और पड़ता है एक सब। एक अंपायर को, जैसे मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में 2015 में फाइनल देखने गया था MCG में, तो मैंने मिचेल स्टार्क को बॉलिंग करते देखा था भाई, मतलब लग रहा था रॉकेट फेंक रहा है वो।
तो कई बार बैट्समैन के लिए तो बहुत कम समय होता है, रिएक्शन टाइम हमको पता है। अंपायर के लिए रिएक्शन टाइम, नो बॉल भी देखना है, एलबीडब्ल्यू भी देखना है, लाइन में पड़ी है कि नहीं, इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है या नहीं, ये सब कितना मुश्किल है? मुश्किल है। आपको ना उसको भी अपनी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मैं तो जब स्टार्क जैसा बॉलर होता था, मैंने अंपायरिंग किया, बहुत तेज़ है, कैरी भी बहुत अच्छा है। मैं देखता था कब आगे पड़ी और वापस आई, क्योंकि वही बॉल है जो गड़बड़ करेगी। बाकी बॉलें आप सोचें कि पिचिंग भी देख लें, वो नहीं होगा। आपको ये टू सर्टेन टेक्निक फॉर दीज बॉलर्स, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए अंपायरिंग की, कि क्या और कब देखना है, थिंग्स टू लुक फॉर। तो जो सारी चीज़ नहीं देखनी होती। नहीं, जो लोग अंपायर को गाली देते हैं, क्या है इसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम तो रिप्ले में देखते हैं तो हमको लगता है कि सब सरल ही है। अंपायर का काम कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है जी, रूटीन आपके फॉलो करने पड़ते हैं, अपने सर्टेन फार्मूले बनाने होते हैं, और अंपायरिंग टेक्निक आपकी ठीक होनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेड मूवमेंट कम होना चाहिए, क्योंकि आपका हेड हिलेगा तो कैमरा हिलेगा, फोटो साफ नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, जिसमें जितनी बात की जाए अंपायरिंग टेक्निक पे कम बात होती है। रूल्स, अभी जो हमारे यहाँ अंपायर लोग हैं, जो सो कॉल्ड अंपायर हैं, रूल्स रूल्स रूल्स, टेक्निक पे बात कम होती है। टेक्निक पे होनी चाहिए। रूल्स तो आजकल फ़ोन पे ऐसे लगाओ निकल के आ जाता है। पहले वाला टाइम था जब रूल्स ढूंढते थे, बुक लेके आओ, आजकल वो सब नहीं है। अंपायरिंग टेक्निक पे ज़्यादा बात होनी चाहिए, मैच के मैनेजमेंट पे ज़्यादा बात होनी चाहिए। रूल्स तो सभी को पता है आजकल। जैसे किसी को लग रहा है कि मुझे भी अंपायरिंग में करियर बनाना है, अनिल चौधरी बनना है, आप बेसिक 2-3 जो टेक्निक कहेंगे कि फॉलो करना चाहिए एज ए अंपायर, वो क्या है? सबसे पहले तो वो ग्राउंड में जाके कुछ मैचेस करें, देखें कि मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि नहीं, क्योंकि लोग आपको डायलॉग मारेंगे। आपकी थिक स्किन होनी चाहिए, आपको चीज़ें इग्नोर करनी आनी चाहिए, और क्या आप उतने घंटे खड़े हो सकते हैं, और आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है कि आपको रेस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं। वो सब चीज़ें जरूरी है। थोड़ा कम्युनिकेशन आजकल आपका ठीक होना चाहिए, बिकॉज टीवी एम्पायरिंग जब से आई है, आपका कम्युनिकेशन एक मिनिमम ज़रूरी है। 3-4 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि आपने जैसे बात की 7 घंटे 6.5 घंटे रहना है, तो अगर आप फिट नहीं है, आप फिजिकली गए तो आपका यहाँ से भी गया, तो वो सब चीज़ें हैं। क्या प्लेयर्स अंपायर को भी स्लेज करते हैं? करते हैं जी, करते हैं, चलता रहता है। आपके साथ हुआ है? चलता है वो। जैसे मैं साउथ अफ्रीका गया पहली बारी, तो अपील हुई पहले ओवर में ही। सो देन द गाय सेड, पता नहीं स्टेन था मुझे लग रहा है, वी प्लेइंग विद लेग बिफोर टुडे अनिल, ही न्यू माय नेम, हियर वी प्ले लेग बिफोर, ऐसे कुछ बोला उसने। तो सुनना होता है, हंसना होता है, निकलना होता है, आपके दिमाग में प्ले ना कर जाए, क्योंकि उसने तो कर दिया। वो दोनों तरह से काम कर सकता है। एक तो ये कि आपने नहीं देना, एक ही यार इसने बोला तो देना, मतलब समझ रहे हो आप, वो सब आपको, बट आप काम करते हैं तो सीख जाते हैं, और थिक स्किन होने चाहिए अंपायर थोड़े। जब आप ये मैचेस में अंपायरिंग कर रहे हैं, अंपायर के लिहाज से अगर मैं कहूँ, सबसे तेज बॉलर आपने किसको देखा है बॉल पे? आमिर मैंने किया, पाकिस्तान वाला, और एक शॉन टेट, यही नाम है ना उनका। हाँ, क्या तेज बॉलिंग डालते थे। थोड़ा मतलब कहीं भी बॉल पड़ती थी, वो अलग बात है। कि मलिंगा मुझे बहुत मुश्किल लगे हमेशा, क्योंकि उनका नया बॉल बाहर जाता था सेम, और पुराना वहीं से अंदर आना शुरू हो जाता था। और उनका डिपिंग जैसा एक बॉल था, जो लगता था कि ऊपर है, लेकिन सीधा पैर में जाके लगता था, एंड वो लैंडिंग में भी बहुत टाइट थे। तो मलिंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट बॉलर टू अंपायर। तो सबसे तेज आपने देखा है आमिर को, जिसकी गेंद एकदम रॉकेट। टेट वाज वो सबसे क्विकेस्ट, तेज। हाँ सबसे तेज। तो मशीन मुझे लगता है ठीक बताती नहीं है कई बार, नहीं? नहीं बहुत तेज थे। और ये फर्गूसन भी बहुत तेज डालते हैं, न्यूजीलैंड वाले। कभी कभी तो ऐसे ही डालते हैं, बैट्समैन को पीछे घुसड़ देते हैं बिल्कुल। मैंने एक मैच किया था, तो बैट्समैन को पीछे धकेल कर रख दिया जी उसने। स्टेन को मैंने किया है, वेरी क्विक। मैंने उनको कोची में किया था, नहीं मैंने वाइजैग में किया था। वो रोहित शर्मा को बॉल डाल रहे थे, 5 की 5 बॉल पीछे, बल्ले भी नहीं लगी, सो क्विक। तो जो लोग हम लोग टीवी पे देखते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल गई, एज ए अंपायर, चूंकि आप तो सामने से देख रहे हैं, वो कैसी लगती है 150? नहीं पता लगता है, सिस्टम में आ जाती है। इनफैक्ट जो बहुत तेज बॉलें होती हैं, वो जज करना आसान होती हैं। एक जैसा कैरी होगा, आवाज़ अच्छी आएगी बैट पे लग के, और प्लेयर या तो लाइन में आएगा या नहीं आएगा। ये जो आधी आधी बॉलर होती हैं, इनमें फंस रहती है। तेज वाली या तो लगेगी या नहीं लगेगी। ज़्यादा तेज बॉल को अंपायरिंग करना ईजी है। ये जो बीच वाली पेस है, ये मरवाती, क्योंकि उनका बाउंस भी अनसर्टेन रहेगा। तेज वाला ईजी है अंपायरिंग के लिए। जैसे वो प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार, हाँ, उनका बॉल ऐसे हिलता है ना, ऐसे हिलता वो रहता कहाँ लगा किधर निकला, वो मुश्किल है। जो तेज वाला बॉलर होगा वो ईजी है। आपने सबसे कमाल का स्पिनर कौन देखा है? मुझे कुलदीप हमेशा अच्छा लगता है। मुझे अमित मिश्रा बहुत अच्छा लगता था, मतलब तीनों बॉल डालता था वो। पता नहीं क्यों ज़्यादा खेला नहीं, बट मैंने लेग स्पिनर इतने देखे हैं अभी तक, आई फाउंड वन ऑफ द बेस्ट। कुलदीप बहुत, जिस दिन फॉर्म में होता है ना जो कुलदीप, बॉल ही पकड़ना मुश्किल है। इधर भी जाएगी, वापस भी आएगी, वेरी टफ ऑन हिज डे। मेरे एंड से हैट्रिक भी किया उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अगर वो फॉर्म में है तो कुलदीप इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बॉलर टू प्ले। और विदेशी बॉलर? नारायण अच्छे डालते हैं। नारायण बहुत डिफिकल्ट हैं जज करना।
नारायण मतलब बस उनकी अच्छी बात है कि नकली अपील नहीं करते, खास बात है उनकी, आप फॉलो करना शुरू कीजिए। नारायण नकली अपील नहीं करेगा। सबसे ज्यादा नकली अपील कौन करता है? राशिद बहुत करता है। ये बहुत करता है प्रसिद्ध कृष्णा। अच्छा। उसको हल बॉल पे अपील चाहिए और टप्पे वाली कैच पे भी अपील करता है वो अच्छा लड़का है, वो अलग बात है, बट किसी किसी का नेचर होता है अपील करना। हाँ। और सबसे खतरनाक बैट्समैन जिसमें अंपायरिंग करते हुए डर लगता है कि ये सामने मारा तो मैं तो निपट गया। धोनी कई बार सामने मारता था, तो रसल ने बहुत शॉटें मारी हैं जो बहुत डरावनी शॉटें मारता है वो कहीं भी लग सकती है आपको, बहुत पावरफुल। और प्रॉब्लम तब होती है जो कोई प्लेयर ना अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करे, मतलब कुछ तो होता है आपको दिख रहा है स्ट्रेट ड्राइव है, लेकिन कुछ लोग जो मारें कहीं और किसी भी एंगल से कहीं भी मार दें। रसल जब बॉल मतलब बैटिंग करता था मैं थोड़ा पीछे खड़ा होता था। क्रिस गेल को लोग बोलते हैं, क्रिस गेल तो ऊपर मारता था, गेल के नीचे नहीं मारता था ज़्यादा, ऊपर मारता था। और अब तो ये नए नए लड़के आ गए हैं, ये भी भाई जो बैट भी आजकल है ना, आपको मतलब रात के मैच में वाइट बॉल पे अगर आप फिट नहीं हो ना तो अंपायर को लगे बॉल, कोई दिन जा रहा है किसी अंपायर को लगने वाली है, मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूजन है ये, क्योंकि इतना तेज हो गया है गेम। और कई बार थ्रो आ रही होती है एंगल से, फिर क्या तो स्क्वायर होता है ना जहाँ पे आप खेल रहे होते हैं, उसका पेस और आउटफील्ड का पेस अलग होता है। अच्छा। कई बार थोड़ा स्लोप होता है, तो अंपायर को इतना अलर्ट रहना चाहिए, बॉल कभी अंपायर मिस ही ना करे। और वैसे ही बता दूं, जितनी भी अंपायरिंग है बॉल के आसपास ही है, तो जितने भी लोग अंपायरिंग करते हैं ऑलवेज कीप एन आई ऑन द बॉल, सब कुछ बॉल के आसपास है। एक वो भाई साहब भी तो हैं, वो पता नहीं क्या हाथ में लगा के ऑक्सफोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया वाले, वो लगाते हैं, लेकिन मेरे साथ न्यूजीलैंड का मैच करे तो बॉल तो उनको कहीं और लग गई, लगा आएंगे। भाई मेरा मानना है जब बॉल आएगी तो ये ऐसे कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे तो हट ही जाओगे, पर हर एक का अपना फॉर्मूला है, और एक दो लोग भी लगाने लगे हैं। और उसका तो और वजन होगा तो आपका हाथ का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। इतना अगर टाइम है अब, पर वो पर्सनल है उनका, बहुत अच्छे आदमी है वैसे, वेरी जॉली नेचर। आजकल कोचिंग भी करते हैं अंपायर्स को, बट उनका है काफी साल की, 10 साल उन्होंने अंपायर वाले वो शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन। हाँ ये बहुत, लेकिन बहुत मस्त आदमी है। अंपायर्स की आपस में बनती है कि आपकी भी राइवलरी चलती है? बनती भी है, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मतलब सब तरह की बातें हैं, अच्छे लोग भी हैं और दूसरी तरह के लोग भी हैं। लोग वो गड़बड़ होते हैं जो शॉर्टकट से आते हैं, जो मतलब समझ रहे हैं ना आप, बस वो लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि उनको इस तरह की आदत। लेकिन जो हार्ड वर्क करके मेहनत करके लोग आए हैं वो ठीक होते हैं जनरली। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 2 लोग साथ नहीं हैं, 2 या 3 लोग, तो आप 30 लोगों को कैसे झेलोगे यार। तो टीम वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अंपायरिंग। ये जब ड्रिंक्स होता है, अंपायर्स क्या बात करते हैं आपस में? कुछ भी कब खत्म होगा। यार वो मेरे एंड से डाल रहा है, यार वो तेरे एंड से आ जाए। जैसे जब कुलदीप डालता था ना, कुलदीप अपने फॉर्म में था, तो मैं और नितिन हम बहुत मैच किए हैं, तो यार तेरे एंड से आ जाए, मेरे से आ जाए। क्योंकि कुलदीप को आप ना, मैंने बोला जब वो फॉर्म में है उसको अंपायरिंग करना, मतलब आपको बहुत फोकस चाहिए। तो मजे लेते थे, मजाक करते हैं, बट हमेशा मेरे को तो टफ बॉलर हो तो आप ज़्यादा ठीक करते हैं बजाय गलती के, आपको जो पार्ट टाइमर होते हैं वो फंसा देते हैं कई बार। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जिसको आप जब अंपायर करने जा रहे थे तो अंदर से बहुत खुश थे कि आज मैं इनको अंपायर करने जा रहा हूँ? आप ओवरसीज प्लेयर की बात करेंगे तो मुझे केन से अच्छा आज तक कोई लगा नहीं। केन विलियमसन बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन आई हैव सीन इन दिस गेम। क्यों? क्या बढ़िया आदमी है जी, जेंटलमैन। मैंने कभी प्रेशर में भी उनको गड़बड़ करते नहीं देखा। मैंने कम प्लेयर देखे हैं ऐसे, नंबर 1। और भारत में रोहित बड़ा मस्त है, मजाक करता रहता है, इधर से उधर होता रहेगा। उनके तो वो स्टम्प माइक वाला सुनने में हमको भी बहुत मस्त है वो पूरा पहले ओवर से शुरू हो जाता है। हाँ। कुछ भी बोल देगा वो, बढ़िया लड़का है। सबसे गाली देने वाला या स्लेजिंग करने वाला, गाली नहीं बोलता हूँ फिर आप जवाब नहीं देंगे, नाम नहीं बताएंगे, स्लेजिंग करने वाला कौन है सबसे ज्यादा मैदान में? बहुत सारे हैं, ये 2-4 तो बताइए सर। उन्हें नाम नहीं ले सकता, आप रिटायर भी हो गए, उससे मतलब नहीं है, वो दोस्त हैं सब अभी भी। तो अब तो सब स्टम्प माइक में सुन ही लेते हैं, हर एक की अपनी आप सुनते तो हो, आपको सबका पता तो है। रोहित शर्मा का तो सबको पता है। हाँ, ऐसा जिसका नहीं पता है ये भी बड़ा स्लेजिंग करता है। मैं तो स्लेजिंग बोल रहा हूँ, गाली बोल ही नहीं रहा। वो नाम हम रहने तो बहुत बड़े वाले भी हैं जो साइड से करते हैं, उनको पता है कहाँ कैमरा है, कहाँ पे माइक है, पर वो गेम का पार्ट है। अगर वो चला जाएगा तो फ्लेवर ही चला जाएगा जी। मेरा तो मन ही नहीं लगता, अगर गेम बोरिंग हो रहा तो मेरा मन नहीं लगता था अंदर मैच में। थोड़ा कुछ रहे, थोड़ा आप भी जाएं, बात करें, हैंडल करें, तब मज़ा आता था। बोरिंग गेम तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आउटडोर गेम है, थोड़ा तो फ्लेवर रहना चाहिए। हाँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, अपनी टीम वाले की भी। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, अपने वाले भी प्लेयर रहते हैं, मतलब अपने को पेल रहे हैं अंदर। स्क्वायर लेग पे कई लोग बात करते रहते थे, इसकी बता, मतलब उनको जरा सी नमक डालो तो पूरे घर की बता देते थे कि वो ऐसे है जी, वो ऐसे है जी, फलाना है। मैंने कहा बंद करो भाई। मेरे को तो एक बार ऊपर से रेफरी का आया, अनिल तू बहुत बात कर रहा है यार, कैमरे में आ रहा है। मैंने कहा जी वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा।
तो विदेशी का नाम बता दीजिए, वो तो हिंदी पॉडकास्ट समझेगा। जो तंग करते हैं पोलार्ड। हाँ। और क्या, हमेशा वार्नर था ऐसे ही, वार्नर मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करना ही करना। स्लेजिंग खूब करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत करते हैं। नहीं, इन्होंने ही शुरू किया, बराबर मिलने लगा तो शिकायत करते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। शुरू तो उन लोगों ने किया, सौरभ ने इनको हैंडल किया ठीक से सबसे पहली बारी, फिर बाद में धोनी, विराट, सभी लोग अब तो अपफ्रंट है। अब तो जैसा डालोगे वैसा पाओगे टाइप हो गया। ये इंडिया की नई ताकत है अच्छी बात है ये। और इससे बहुत चेंज आया है। मतलब आपको फिर ये भी लगता है कि हम बराबरी पर हैं। ये नया हिंदुस्तान है। हाँ, और ये सौरव गांगुली का इसमें सबसे ये बड़ा सौरभ ने, contribution। दादा ने ये शुरू किया, हेड ऑन होना और अप फ्रंट जिसे कहते हैं अच्छी भाषा में। कई बार हम लोग सौरव गांगुली का कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं, लेकिन ये जो आज का नया मॉडर्न इंडियन क्रिकेट है, इसका कोई जनक अगर मुझे लगता है तो वो सौरव गांगुली। 100% एग्री। मैंने देखा है उनको, और वो पहले आदमी हैं जिन्होंने, मतलब हम अपने जितने भी याद में, उससे पहले का मुझे पता नहीं, जिससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने बराबरी पे लाया इंडियन टीम को, बिहेवियर में तो खासकर, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में भी, बट ये वाले काम में भी कि तू कुछ कह देगा हम सुन के चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये लोग ड्रेसिंग रूम में कैसे होते हैं और वहाँ ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है? अच्छा होता है, खाते पीते रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ मैच के हिसाब से होता है। कई बार मैच अगर टाइट चल रहा है तो बात नहीं करते हैं लड़के, और अगर मैच ठीक चल रहा है तो हंसते रहते हैं। और इंडियन टीम में मतलब पिछले 15 साल 20 साल जितना मैंने देखा, मुझे कभी कोई ऐसा इशू लगा नहीं। वेरी गुड एटमॉस्फेयर। और क्योंकि फोर्थ अंपायर होकर हम जाते रहते हैं ना, कई बार अंदर हंसी मजाक चल रहा होता है, खा लो जी ये खा लो वो खा लो, नहीं हमारे यहाँ भरा पड़ा है कमरा, नहीं खा रहा। अच्छा, जैसे मैंने एक देखा है, वीरेंद्र सहवाग का एक क्लिप बड़ा वायरल होता है कि शायद असद रौफ को उन्होंने कहा कि मैंने कुछ जूते गिफ्ट किए, ये किए कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई युवराज तो मुझे जूते गिफ्ट करता है, तो इसलिए मैंने जो है नॉट आउट दे दिया था। अंपायर ऐसा भी करते, मतलब एक जूते मतलब ये तो कोई नॉर्मल भाषा में लोग कहेंगे एक जूते में बिक गया अंपायर, क्या है ये? पता नहीं, क्योंकि मैं असद का अंपायरिंग किया मैंने काफ़ी, वो भी बड़े मजाक किए थे। हो सकता है मजाक का ही पार्ट हो इनका। वीरू का भी पता नहीं कितना सीरियस बोलिए कितना क्या, पर नहीं, उस लेवल पे इस टाइप के लोग होने का मुझे कुछ खास वो नहीं है। ये सब हो सकता है वीरू ने मजाक में कहा हो, क्योंकि असद का मैंने अंपायरिंग किया, वो भी मस्त टाइप आदमी थे। वो तो खुद ही 6-6 हज़ार के निक्कर पहनते थे। तो आपको कभी किसी प्लेयर ने कुछ गिफ्ट किया है? नहीं, मेरे को जैसे 1-2 प्लेयर ने बोला कि समन का भाई मेरा ऑलरेडी है, क्योंकि मेरे कंपनी है, नाम नहीं ले सकता, उससे है करीब 20-22 साल से, मैं ही लोगों को दिलवाता रहता हूँ, मुझे तो क्या दिलवाएंगे। कभी आपको मैच फिक्सिंग के लिए किसी ने अप्रोच किया है? नहीं जी, कभी भी नहीं, और कोई आसपास भी नहीं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसी बात है जो बहुत उड़ाई गई बात है ये। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार हम लोग IPL के टाइम में कुछ ट्रैवल कर रहे थे, तो कई बार ना वेट हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ शायद दिल्ली एयरपोर्ट था या कोई और था, तो मैंने इनसे किसी से बात करी, तो लोग जानते हैं तो मान गए। हमारा 10-15 या कुछ किलो ज़्यादा था, तो उन्होंने करके फिर बोला सर इधर आओ सर, सर एक चीज़ बताओ ये फिक्स होता है मैच? मैंने कहा ऐसा कर तो भाई पैसे ले ले इसके यार। तो ये ना जबरदस्ती की उड़ाई हुई बातें हैं। हर टीम के साथ इतना फुल प्रूफ सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात जो लोग नोटिस नहीं करते, करीब 15-20 साल से ना एजुकेशनल प्रोग्राम चला हुआ है BCCI का, तो हर जूनियर टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता होता अननोइंगली क्या बात करनी क्या नहीं करनी। तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा डिवीज़न है बना हुआ है पूरा एंटी करप्शन का, दैट इज़ डूइंग वेरी वेल। और एजुकेशन ने सब चीज़ें ठीक कर दी हैं, लोगों को पता है उन्हें क्या बात करनी क्या नहीं करनी। अब ऐसे ही किसी को लाके कोई 50 लाख की घड़ी दे दे तो आप क्यों ले रहे हो? दोस्ती वोस्ती अपनी जगह भाई अभी। तो उस तरह की चीज़ें सब प्लेयर आजकल ट्रेंड हैं, वो नौबत नहीं है। ये सब उड़ी उड़ाई बातें हैं, मेरा इसमें कोई यकीन नहीं। IPL के मैच फिक्स नहीं होते? नहीं जी, ये सब बेकार की बातें हैं, बिल्कुल। कई लोग तो वो भी बीच में, जब IPL शुरू हुआ था, मुझे याद आया है कि उस वक्त था कि ये जो बीच में टाइम आउट होता है, इसमें सट्टा बाजार से कनेक्शन सेट करके मैच फिक्स होता है। बहुत पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। दरअसल होता है कि इतने सारे मैच है ना, और T20 अपने आप में एक ऐसा फॉर्मेट है, और हर टीम में 4 प्लेयर बाहर के होते हैं, तो हर टीम तगड़ी है, तो कभी भी मैच टाइट हो जाता है। वो एक बड़ा रीज़न। लोग तो ये वो सब नहीं है, लेकिन ऐसा सब हम लोग उसी सिस्टम में हैं, हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं, कुछ होता है और हमें ना पता हो, ऐसे हो नहीं सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, लेकिन ये तो आज की डेट में चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं अनिल जी, लेकिन आप तो बहुत साल से कर रहे हैं। वो जो दौर था जिसमें भाई दाऊद भी लगा हुआ था कि शारजा में मैचेस हो रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, उस दौर के आपने नहीं तो आपने किसी से किस्से वगैरह सुने, क्या होता था? नहीं, कभी ऐसा नहीं। बस मैं गुप्ता से कभी कभी सुनता था, वो कहते थे नहीं यार कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और बस हमारा तो इतना, वहाँ से एक VCR ले और यहाँ किसी को एयरपोर्ट पे कह दिया भाई निकलवा दियो, तब VCR का टाइम था शायद। बस उतनी तक तो सुनी है मैंने, कि इतना फेवर के भाई यहाँ टैक्स ना लगे, वो भी किसी मतलब इतना, ये सब बातें सुनी। बाकी क्योंकि मैंने अंपायरिंग शुरू करी 98 में, ये तो सब उससे पहले की बातें हैं, तो अपने को तो बिल्कुल आइडिया है नहीं जी। तो ऐसी कोई बात जो नहीं पता उसको गॉसिप बना के कुछ भी कहना, मैं आई थिंक
और आप कह रहे हैं कि आजकल इतनी ट्रेनिंग है और इतना एंटी करप्शन वहाँ पर सिस्टम है कि पॉसिबल ही नहीं है मैच फिक्स। आप अभी अगर अंडर 15 के मैच में चले जाएं तो PMA एरिया बना देते हैं, आप नहीं जा सकते। मैं आपको जूनियर मैच के बाद बता रहा हूँ, आप ऊपर का तो छोड़ दीजिए। सो इतना फुल प्रूफ है, सब हर जगह आपके सब चीज़ें मॉनिटर होती हैं। और इतना प्लेयर ना आजकल, इतना जो लोग उस लेवल पे खेल रहे हैं, इतना ध्यान उनका मतलब ऑलरेडी BCCI और सब रख रहे हैं कि ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं किसी को। ये सब बेकार की चीज़ें हैं जो अब आप कुछ भी कह दीजिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब किसी का मुंह तो को पकड़ नहीं सकता जी। नहीं, अच्छा है आप जैसे क्रेडिबल वॉइस से अगर ये बात आ रही है जिसने इतना अंपायरिंग की है मैच को या पूरे सिस्टम को क्लोजली मॉनिटर किया है, तो लोगों का भी थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि भाई मैच फिक्सिंग नहीं हो रही है, ना हो सकती है। तो आप जब अपना समय दे रहे हैं तो आपको भी ये पता रहना चाहिए कि भाई मेरे साथ कुछ धोखा नहीं हो रहा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नियम है सर, इतना आपने कहा टेक्निक की बात, नियम की बात, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना गेम में चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो नियम क्यों नहीं चेंज होता? और उसका नाम है डकवर्थ लुइस। ये दो फूफा जो आए हुए हैं डकवर्थ लुइस क्रिकेट में, इनको क्यों नहीं हटाया? मतलब वो समझना मुश्किल है कि क्या है डकवर्थ लुइस। नहीं, वो अब तो 3 है, अच्छा। स्टॉन भी करके हैं, बट वो बेस्ट फॉर्मूला है। पहले भी बहुत सारे पैराबोला और सब चीज़ें बनी थी, रिसोर्सेज बेस्ड है, और वो अभी तक जितने भी अब तक बने हैं सबसे बेटर वही है, और वो फुल प्रूफ है। इट्स सॉफ्टवेयर, आप डालिए। बेचारा साउथ अफ्रीका जो है वो एक बार वर्ल्ड वो कप पहले का है। हाँ। वो दूसरा फॉर्मूला था। अच्छा, अभी वो change DL हो- नहीं था। अच्छा, वो खराब था। उसमें था कि कुछ जिसमें रन नहीं, ओवर निकाल दो, कुछ ऐसे ही था। ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें क्या हो गया? इसमें आपने कितनी विकेट खोई, कितना आपके पास रिसोर्सेज बची हैं, उस तरह से कैलकुलेट होता है, कितने रन बनाए, कितने ओवर हैं। ये काफ़ी फुल प्रूफ है। और इंडिया में VJD होता है, इंटरनेशनल में DL होगा, IPL में DL होगा, ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं और ये क्लोजेस्ट हैं एक्यूरेसी के, और ये एक्सेप्टेड हैं सब जगह। एक और चीज़ जो लोगों को कई बार मतलब बुरा लगता है, क्योंकि अगर उनके फेवर में ना हो या उनकी फेवरेट टीम के फेवर में ना हो तो लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, वो है DRS में अंपायर call। कॉल। अबे भाई, या तो बोल दो आउट या बोल दो ना, ये अंपायर्स कॉल क्या है? क्या है, देखिए, एम्पायर कॉल वहाँ है जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट है। एम्पायर कॉल कहाँ इम्पैक्ट में है। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी कहती है कि ये जो दिया ठीक है, क्योंकि इतने सारे फ्रेम रेट के बाद भी आप 99.99 टाइप चीज़ है, तो जो अंपायर ने दिया वो माना जाएगा, विच इज़ आई थिंक रीजनेबल। जब ये DRS के लिए आप लोग भेजते हैं, आपका दिल भी धक धक कर रहा होता है कि आपका डिसीजन गलत होने वाला है या सही? कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है कि आप भी ना थोड़ा ये रहता है कि मेरे हिसाब से तो लग रही है कि जब आना शुरू होता है ना, एक क्या होता है, 3 कैमरे होते हैं सामने। एक तो होता है बिल्कुल सामने, जो आप बाद में देखते हैं जब ट्रैकर आता है। एक होता है मिड ऑफ पे और एक थोड़ा इधर होता है। वो दोनों थोड़ा सा ना अलग दिखाते हैं शुरू में, रिप्ले में आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो ट्रैकर से आता है वो सीधा होता है। तो जब वो कई बार इधर से दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि मिसिंग तो नहीं है, वो थोड़ी धुक धुक कई बार होती है। लेकिन जब ट्रैकर आता है वो बराबर दिखाता है। तो जब भी आप रिप्ले देखें तो जो पहला रिप्ले आता है फ्रंट ऑन जिसको कहते हैं, या तो मिड ऑफ वाले से होगा या मिड ऑन वाले से होगा। 3 कैमरे एक साथ होते हैं, वो ट्रैकर वाले से होगा तब ठीक होता है। तो ये वाला कई बार आएगा तो हल्का सा लगेगा लेग स्टंप के बाहर जा रही है, ये वाला होगा तो लगता है ऐसे लगता है। तो जो ट्रैकर आता है तो इसलिए कई बार लगता है कि यार ये रिप्ले में तो ऐसे लग रहा था, ये DRS में कैसे आ गया। तो बीच वाला कैमरा करेक्ट होता है जिससे ट्रैकर दिखाते हैं। आपको DRS पसंद है या नहीं पसंद है? बिल्कुल पसंद है जी, बहुत ट्रांसपेरेंसी गेम में आ गई है। ब्लंडर सारे गेम से निकल गए हैं। टच एंड गो चीज़ें जिनको लोग कहते हैं यार लग रहा था लगेगी पर ये लगी नहीं, वो ठीक है। वो तो प्लेन भी क्रैश होते ही है ना जी। नहीं, कई प्लेयर्स को लगता है कि नहीं हटना चाहिए। अब मुझे लगता है इससे गेम इंटरेस्टिंग हुआ है। अब जो व्यूअर भी देख रहा होता है वो भी अपने आप में एक अंपायर बना होता है, उसको भी लग रहा होता है कि जो मैंने कहा देखा वही हो गया, लाइन में पड़ा था नहीं पड़ा था, थोड़ा उसका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ा है। आप DRS हटा देंगे तो ज़्यादा गलतियाँ होंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये रहना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ गेम में फ़ायदेमंद है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ना पेस कम ना हो जाए गेम का। हर चीज़ में डाल देंगे तो फिर वो बार बार मैच रुका ही रहेगा। वो थोड़ा ध्यान रखना है, बैलेंस। एज अ अंपायर आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आनी चाहिए? जैसे अभी एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि नो बॉल अब अंपायर को नहीं देखना रहता है, तो चलिए आप यहाँ भी देखें वहाँ भी देखें, तब तक मैं गेंद निकल गई वाला हिसाब होता था। कोई और चीज़ जो आपको लगता है कि बेटर हम कर सकते हैं? एक और चीज़ है जो बड़ा फंसा हुआ केस है मेरे हिसाब से, वो जो DRS में अंपायर ने आउट दिया, बॉल लग के पैड पे पीछे 4 चली गई और वो DRS में नॉट आउट निकला, तो वो रन नहीं मिलते। वो बड़ा, हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए कहना आसान है। उसको कैसे कंबाइंड करें कैसे ना करें, वो एक ऐसा केस है जहाँ पे सब लोग बोलने लगे हैं आजकल। अभी मान लिया आपको 1 रन चाहिए जीतने के लिए, अंपायर ने आउट दे दिया, बॉल पैड पे लग के पीछे 4 भी निकल गई, वो DRS में नॉट आउट निकला, लेकिन रन नहीं मिलेगा। तो रन तो खत्म हो गया ना। आउट देते ही रन तो 0 हो जाता है।
लेकिन ये डीआरएस में तो area- नॉट आउट रहा। भले ही आए ना, रन नहीं मिलता ना, आप जैसे आउट देते हैं बेसिक डेड बॉल हो गई। ये एक एरिया जहाँ प्लेयर लोग बात करते हैं। अब इसको कैसे किया जाए, क्योंकि ये डीआरएस बाद में आया, बेसिक लॉ पहले थे। अब एम्पायर के आउट देने पे तो बॉल डेड हो जाती है ना, ये तो बिल्कुल है ही। तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो एक्सेप्टेड हो, सब लोग जैसे मान लें, लेकिन बहुत आसान नहीं है। ये एक एरिया मुझे लगता है जो थोड़ा सा हॉन्टिंग एरिया है, जो डीआरएस और बेसिक लॉ के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन जब इतनी चीज़ें चेंज हो गई तो ये भी मुझे लगता है हो सकता है अगर एक राय बन जाए तो। हुई हैं पहले, लेकिन कैसे कंपाइल करेंगे वो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही आप फिर रनआउट भी पिक्चर में आएगा, फिर वो प्लेयर कहेगा जी मैं तो भागा नहीं, आपने आउट दे दिया, पता नहीं क्या क्या होगा। बट ये एक एरिया है जो जिसका कुछ कैसे होगा क्यों नहीं होगा मुझे नहीं पता। अच्छा सर, एक और चीज़ जिसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी आजकल मैंने देखा हाल के दिनों में भी हुई है कि जब बॉल कैच कर रहे हैं तो उंगली नीचे है कि नहीं, और उंगलियां इतनी फैली हैं, बॉल तो टच कर रहा है और वो जूम किया साफ नहीं दिख रहा है, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। वो नियम का हिसाब किताब क्या है? उसको कहते हैं फिंगर अंडरनीथ द बॉल। जनरली जब फिंगर ना ऐसे ग्राउंड की तरफ पॉइंटेड होंगी तो नीचे रहती है। जब ऐसे हाथ होगा तो जनरली आपके और ये कभी भी फ्रंट व्यू ना देखो, साइड व्यू देखो, यू विल गेट बेटर। हाँ, और आपने अगर ऐसे बॉलें पकड़ी हैं और आपके बॉल यहाँ पे है, और अगर आप उंगलियों के बीच में से बॉल बाई चांस लग जाए हाथ आपका ऐसे, तो आउट है। घास वास लग जाए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसे है तो फिर तो बॉल नीचे ही होगी ना जी। वो थोड़ा देखना होता है, और बेनिफिट आउट बैट्समैन को जाता ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी लिमिट है, 3D तो है नहीं। तो एक जगह जाके तो बात फंसी जाती है ना। उसमें बहुत केसेस आज के दिनों में हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। तो कई बार ये होता है कि पकड़ा तो ऐसे है लेकिन दोनों उंगलियों के बीच में बॉल है और ऐसे उठाया है तो लगता है छूते निकल गई। ये बड़ा अच्छा हिंट है कि अगर आप आपके फिंगर्स उंगलियां अंदर नीचे हैं, ग्राउंड की तरफ पॉइंट तो कर रही है नॉट तो आउट के नीचे चांसेस होता ज़्यादा है, हैं। और ऐसे होता है तो ठीक होता है। क्योंकि उसमें अगर टच भी कर रहा होगा तो उंगली का सपोर्ट तो नीचे से है ही है। और मैं कैमरामैन को भी मानता हूँ जो लोग करते हैं, इतनी तेज बॉल होती है, इतने शॉर्ट ग्राउंड में पूरे में बॉल को पकड़ना नॉट ईजी। क्रिकेट की बॉल को, फुटबॉल तो चलो, क्रिकेट बॉल इतनी सी बॉल है, उसको बार बार सब जगह पकड़ना और सब एंगल देना। प्रोडक्शन वालों को भी मैं मतलब कैसे करते हैं वही करते हैं जी। अच्छा, आप जब अब कमेंट्री में आ गए हैं, कमेंट्री में आप लोग कैसे करते, थोड़ा दर्शकों को पर्दे के पीछे की कहानी बताइए। कैसे तय होता है कि कौन कब बोलेगा? आपको डेटा जो आप लोग बताते हैं वो सब कैसे मिलता है? रोस्टर बन जाता है पहले ही मैच से पहले, शाम को आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बात चल रही है तो प्रोड्यूसर का आ जाता है कि कंटिन्यू करो और अनिल जी आप ही बोलिए, क्योंकि रूल का चक्कर पड़ गया। बारिश होती है तो मैं फंस जाता हूँ, बारिश हुई मैं फंसा, कितने ओवर कितना वो सब रहता है। कुछ रूल का कुछ आ गया तो तब भी अनिल को बुलाओ। कई बार मेरे को हिंदी में भी जाना होता है, ऐसे ही है। और जब मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल है, आखिरी ओवर, 5 रन चाहिए, 2 रन चाहिए, तो 3 लोग कमेंट्री कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि उस वक्त वो जो है वो अपनी आवाज़ में बताए कि क्या, ये कैसे तय होता है? कभी इसकी लेके लड़ाई होती है कि मैं बोलूँ? प्रोड्यूसर का आ जाता है कि कौन करेगा, अच्छा, बट बना होता है पूरे दिन का। आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है? रवि शास्त्री, एनर्जी ब्रिंग्स इनटू द गेम, क्या बात है। और हिंदी में? हिंदी बहुत सारे, आकाश अच्छी कर रहा है आजकल, पीयूष अच्छी करता है, अश्विन भी आ गया है, सिद्धू? सिद्धू जी करते हैं बढ़िया, वो भी हंसाते हैं और उनका अलग स्टाइल है, हर एक का अपना अपना है। पर कुछ लोग हैं जो बहुत क्रिकेट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पुजारा आजकल अच्छी कर रहा है, अच्छे कमेंटेटर्स हैं, नाम लेने में कई बार रहना भी करते हैं बीच में आके, हम लोग सब साथ ही होते हैं। बहुत सारे विदेशी लोग भी आए, सब केन भी आता है, AB डिविलियर्स एक दिन थे, वॉटसन आते हैं, और नहीं सब एक्सपर्ट हैं। सनी भाई बहुत बढ़िया, जब आपको बताइए सनी भाई का, तो मैं उनका जो एनालिसिस है गेम का वो बड़ा अलग है। हर एक आदमी का अपना अपना स्टाइल है यार, करते हैं। कुछ लोग एंकर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आकाश चोपड़ा दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हरियाणा में हमारे यहाँ कुंडू लड़का बड़ा अच्छा एंकर है, एक्सपर्ट में हम लोग होते हैं, मैं होता हूँ, बिस्ला होता है, सोनू शर्मा अलग एनर्जी लाते हैं, तो जियो स्टार पे जो हम करते हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी क्लास है। इतने जगह आपने अंपायरिंग की है, सबसे खूबसूरत ग्राउंड कहाँ है जो आपको लगा कि ये क्रिकेट की अंपायरिंग यहाँ करने मज़ा आया? न्यूजीलैंड अंडर-19 वर्ल्ड कप मैंने किया था, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड बहुत सुंदर है नहीं? फ्लाइटें उतरती बराबर में, और हम लोग इधर न्यूजीलैंड बहुत सारे ग्राउंड ऐसे हैं। एक तो मुझे ओपन ग्राउंड अच्छे लगते हैं, वो जो बहुत सारे स्टेडियम बंद और वो सब, बट आजकल क्या करें, उसके बिना काम चलता नहीं है। जो ओपन ग्राउंड, अभी जैसे मैं बेल्जियम में था, मज़ा आ रहा था एम्पायरिंग करने में, बढ़िया एकदम क्लीन एयर, चारों तरफ हरा हरा। EU T20 करने गया था, बहुत बढ़िया मज़ा आया। और सबसे
तेज पिच कहाँ की है जो जिसको आपने देखा? पर्थ में मैंने मैच किया था एक, पर्थ वॉज वेरी क्विक वेरी क्विक। जी। तो जैसे जो नॉर्मल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल यहाँ होगी, वहाँ कितनी हो जाती है? ऑफ द विकेट उड़ती है बॉल, बाउंस बहुत भयंकर हो जाता है, कई बारी आपको ढूंढना पड़ता है कंधे के कहाँ से निकली, वो एक फ़र्क है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा टर्निंग ट्रैक आपने कहाँ देखा है? शारजाह काफ़ी टर्न और वो सब होती है, चेन्नई में काफ़ी होती थी। चेन्नई ये पिछले मैच में बहुत अच्छा विकेट था, बड़ी अच्छी पिच थी, और वरना तो चेन्नई में जनरली गर्मी बहुत होती है, तो और रेड सॉइल होती है तो और भी ज़्यादा टर्न एंड बाउंस होता है। चेन्नई काफ़ी स्पिन होती है, जो मैंने डोमेस्टिक IPL या जो भी इंटरनेशनल मैच किया। एज अ अंपायर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल कौन से ट्रैक पर अंपायरिंग करना है? ज़्यादा बाउंसी ट्रैक हो या ज़्यादा टर्निंग ट्रैक हो? टर्निंग पे भी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे बॉल ऊपर नीचे होता है ना, कोई बॉल ऊपर एक नीचे, वो मुश्किल होता है। वो जो अनसर्टेन बाउंस है दैट इज़ डिफिकल्ट। हाँ, उसमें फिर पता नहीं चल रहा है। हाँ, पता लगा बीच में शूटर हो गया, ऊपर से निकल गई, वो जो ऐसे ऐसे वाला काम है वो गड़बड़। टर्न वाला समझ आ जाता है। आपके जीवन का सबसे कहें कि कोई ऐसा मैच जिसमें आपने ऐसा डिसीजन दिया जो बहुत ही गलत था लेकिन निकल गया, लेकिन आपको अंदर से पता था कि मैंने कांड कर दिया है? मैं TV एम्पायर था, रहाणे का एक बारी मैंने आया मेरे पास, तो कॉट बिहाइंड था, तो उन्होंने इतना ही दिखाया, वहाँ तक अल्ट्राइज नहीं था, पीछे जाके उल्टा कुछ बैट लग गया था। अच्छा। तो आई मिस दैट, मतलब मिस क्या, मैं आगे नहीं गया ना, मुझे डायरेक्टर ने दिया। डायरेक्टर को भी शायद ऐसा कुछ था कि पूरा, मैंने बोला अल्ट्राइज दो तो वहीं तक दिखाया, हालांकि ड्यूटी मेरी थी कि मांगूँ कि मेरे को आगे भी दिखाओ, तो मैं तो अपना ही फॉल्ट मान रहा हूँ। बट ये वो 2-3 गेंदों के बाद आउट हो गए थे, मैंने कहा शुक्र है भाई। तो वो बड़ा मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि कहते कि इंडिया ने इंडियन को बचा लिया इस तरह। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है इंग्लैंड के मैनेजर आए शाम को, उन्होंने पता नहीं, इट कैन हैपन बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि वो उतना ही देखा और गड़बड़ हो गई। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का बहुत गलत डिसीजन दिया या किसी का 100 छूट गया आपकी वजह से, डिसीजन की वजह से, और बाद में मिले तो कुछ या तो नज़र आपने चुराई या उसने जो है कुछ सुनाया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ मोटा तो कोई मेरे को याद आ नहीं रहा, पर हाँ ऐसे गलत तो होते हैं, डिसीजन कभी कभी हो ही जाते हैं, बट प्लेयर जनरली ठीक ही रहे मेरे साथ। मेरी कभी इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला रहा। उनको पता है आप भी फिर सुना ही देंगे ना। तो फिर मजाक करने में तो, बट कई बार होता है ना, ह्यूमन एरर हो जाता है उसमें। आप जैसे डाउन द लेग कई बार होता है, बैट पैड साथ में होते हैं तो मुश्किल होता है कई बारी। एक बारी हाँ, उमेश यादव का बॉल था, आई थिंक ईरानी ट्रॉफी थी, पता नहीं क्या था, हनुमान विहारी डाउन द लेग एक कॉर्ड बिहाइंड मेरे से मिस हो गया था, यू स्कोर्ड 180। हाँ, अच्छा। और इंडियन टीम में आ गए थे उसके बाद में। तो मैं और उमेश पीछे बात कर रहे थे, उमेश भी कमेंट्री करते हैं, हाँ सर आपने दिया नहीं। उमेश सीधा है लड़का, वो मतलब वैसे लड़ने वाला नहीं है। हाँ यार मिस हो गया था, मैंने कहा इधर था यार वो। कह रहा शुरू में तो मुझे भी नहीं पता लगी, रिप्ले में पता लगी मेरे को भी, आपने दिया नहीं यार। मैंने कहा अब तो हो गया, मैंने कहा उसने टेस्ट मैच खेलना था, खेल गया ना। आपको हनुमा विहारी ने कहा नहीं आके कि मैं आपकी वजह से मैं आ गया हूँ, नहीं, मैं निकल गया वो था? मानते नहीं प्लेयर ऐसे। हाँ। वो याद रखेंगे जो आप गलत दोगे, जो वैसा है वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे वो तो नहीं 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 लगी थी, नहीं लगी थी। अच्छा सर, आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं जीवन में, म्यूज़िक वीडियो से लेके अंपायरिंग वगैरह वगैरह, 10 चीज़ें। पॉलिटिक्स में भी आना है आपको? ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं गांव में पीछे था, तो जो टावर वावर का चला था मेरा, अब मैं गांव जाता हूँ, मुझे आधे लोग नेता भी समझते हैं, वो कहते हैं ट्रांसफ़र करा दो, ये करा दो, वो करा दो। सड़क उड़क तो ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र वाला काम बेकार है, क्योंकि किसी को बोलो वो समझता है पता नहीं क्या चल रहा है, तो लेकिन गाँव वालों को रहता है कि शायद करा सकता है। ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो पता नहीं, अभी ये बारे में कुछ कहना। तो जाएंगे तो किस में जाएंगे? ये क्या बात बोली। नहीं, जो गवर्नमेंट है अच्छा काम कर रही है, तो जो ठीक काम कर रहे हैं उनके साथ जाना चाहिए। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के राज में स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर कितना चेंज देश में आया है? सब जगह प्रमोशन हो रहा है, स्टेडियम इतने सारे बन गए, उनका अपना भी इतना अच्छा वहाँ पे गुजरात में, आई थिंक ही इज़ डूइंग वेल। अभी वाराणसी में बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वो भी। हाँ, अभी मैं यूपी था तो लोग बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा, बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। और लखनऊ वाले स्टेडियम में कितने सारे मैचेस हो रहे हैं, तो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रही हैं। स्पेशली देखिए, क्रिकेट को तो लाइमलाइट मिल जाता था, हम जैसे बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करते हैं तो पता चलता है कि बाकी स्पोर्ट्स को जो आज की डेट में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप जो है वो विदेश जाके ट्रेनिंग कर सकते हो, सरकार पूरा खर्च उठा रही है, ये सब चेंज बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज, और इसलिए मेडल्स आने शुरू हुए हैं देश के अंदर। नहीं, बिल्कुल ओवरऑल प्रमोशन है। उनकी सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, जब कोई प्लेयर, मैंने देखा ना 2-3 इंसिडेंट हुए कि प्लेयर रह गया, हार गया, वो उनसे जो बात करते हैं ना मोदी जी, क्योंकि जो प्लेयर का ना बाउंस बैक फैक्टर होता है बड़ा मुश्किल है। जो लोग खेल खेलते हैं उनको पता है कि कई बार जब आदमी टच एंड गो में हार जाता है
तो उसको कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ तो इंडिया में तो है ना, जो जीत गया वही हीरो है, बाकी पूछते कोई नहीं। वो जो उन प्लेयरों से बात करते हैं ना, उन टीम से बात करते हैं, वो उनका आई थिंक वो उनका असली पहलू है, जो नज़र आता है कि हाँ वो किस तरह से ह्यूमन एंगल है, जो स्पोर्ट्स में जो करेक्ट टाइम पे जो हेल्प होती है ना, वो जो करते हैं वो उनकी बहुत अच्छी बात है। कितने इंसिडेंट हैं, 4-5 तो मुझे याद है, जब उन्होंने ऐसे प्लेयरों से बात की है जो सेमीफाइनल हार गए या फाइनल हार गए। वो एक बड़ा अच्छा उनका पहलू है। आप मोदी जी से मिले हैं? जी, क्या बातचीत आपसे की उन्होंने? कुछ नहीं, मैंने नाम बताया। एक तो पहले नेशनल एंथम था, 5-6 मिनट साथ रहे, मेरा हाथ उनको बार बार लग जाता था कोई बात नहीं। फिर बाद में कमर पे हाथ मारा, हाँ जी, बस इतना ही। इतना ही। उनको उनके सामने इतना हो रहा, हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की। योगी जी से भी मिले हैं आप? योगी जी से मैंने बात की है काफ़ी। योगी जी का ऑरा कैसा लगा? अच्छा है जी, वो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, बिल्कुल योगी हैं वो तो। अच्छा। और बड़ी अच्छी बात करते हैं और बहुत आराम से बात करते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं स्पोर्ट्स का कुछ होगा तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा सर कभी भी बता दें, नहीं हमारे लोगों पे आपका नंबर है और अच्छी बात है, आप लोग इतना मेहनत से काम कर रहे हैं। 10 मिनट करीब हमने बात की थी। पहला आदमी मैं ही था, मुझे बुलवाया था उन्होंने। बहुत बढ़िया से बात करी, गाँव की बातें करी हमने, गाँव में लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं वो बताया मैंने उनको। हंसते रहे बीच बीच में, बहुत बढ़िया। और क्या एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत उन्होंने कंट्रोल किया यूपी के अंदर। आउटस्टैंडिंग। मैं इधर यूपी का, मैं गांव जाता था पहले और अब जाता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो फेथ है ना, वो जो कंफर्ट लेवल है लोगों का, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया जी। चलिए अनिल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज इतनी सारी बातें पता चली हैं जो कि कई बार हम जब टीवी पर मैच देखते हैं तो उतना सारा सब कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जाते जाते, चूँकि आपका इतना सारा अनुभव है, मैं चाहूँगा कि जो एक भविष्य में अंपायरिंग को अपना करियर देख रहे हैं या जो क्रिकेट को अपना करियर देख रहे हैं, उन दोनों एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप कुछ कह के जाएं कि क्या करें जीवन में कि सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे उनके। एक तो देखिए, जो क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छी कोचिंग में जाएं। आजकल बहुत सारे कोच हैं, कोई भी कोच बना हुआ है, ठीक जगह जाएं। वो कैसे पता चलेगा? ठीक, पता लग जाता है कि आप जिसके पास जा रहे हो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसने कोई क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला, कोई कोर्स वोर्स किया है कि नहीं। आजकल कोई भी, जो लोग प्लॉट बेच रहे थे वो भी कोच बन गए हैं आजकल, क्योंकि आजकल इतने प्लेयर हैं, किसी का एक आध प्लेयर खेल जाए वो कहते हैं ये भी कोच है। और वो प्लेयर ही तो खेल गया, उसको तो आता नहीं ना कुछ भी। अच्छी जगह जाएँ, क्वालिफाइड लोग होते हैं, पता लग जाता है। आप थोड़ी रिसर्च करें तो। और कोशिश करें ट्रैवल टाइम कम हो बच्चे का, ये ना हो कि 2 घंटे जाने के, 2 आने के, प्रैक्टिस का आधा घंटा, वो ध्यान रखें। जो लोग अंपायरिंग करना चाहते हैं वो मैच करना शुरू करें पहले तो। वो ये ना देखें कि कौन पास कराएगा एग्ज़ाम, पहले अंपायरिंग करें, देखें कि कर सकते हैं कि नहीं। और आप काम करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और फिर किसी ठीक आदमी के टच में रहें, जो थोड़ा एसोसिएशन में है कहीं, वो जो एग्ज़ाम कैसे होता है, पढ़ाई भी साथ में रखें। और थोड़ा एजुकेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि अंपायरिंग में थोड़ा एग्ज़ाम भी पास करना होता है और कम्युनिकेशन स्किल आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को रास्ता भी मिलेगा, समझ में भी आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की और इतनी सारी कहानियाँ भी बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया। मैं तो दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि इस बार DRS हमने लिया है और आप पर छोड़ा है कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हरी लाइट जलाइए या लाल लाइट तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं जला पाएंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।